जो बिजनेस टाइकून्स हैं जिनके भी नाम हम लेते हैं, राइट फ्रॉम अदानी टू अंबानी, सबके ऊपर फिनेंशियल फ्रॉड्स के केसेस तो हैं ही। तो हम इंस्पिरेशन किनसे ले कि बिना फिनेंशियल फ्रॉड बड़ा आदमी नहीं बना जा सकता। हर्षद मेहता या कोई भी बड़े स्कैम, ये सारे स्कैम्स में सिचुएशन यही था कि जो इंसान उस धंधे में था और रात दिन वही चीज कर रहा था, उसको कर करके समझ आ गया था कि अरे ये तो एक लूपहोल है जो अभी तक कवर नहीं हुआ। लॉ पहले दिन पे ही तो सोच नहीं सकते कि दुनिया में इंसान क्या क्या करेगा और क्या क्या गलतियां होंगी, तो उसके लिए आज ही हम लॉ बनाते, वैसे तो नहीं होगा। मोस्ट ऑफ द टाइम एक्सेप्शंस डिक्टेट द लॉ कि सर आपने 10 लाख का लोन लिया था, वो 5 लाख दे चुके हो और मैं हाउसिंग लोन आपको टॉप अप दे देता हूँ, आप यूज कहीं भी कर लो। वही जब 1000 गुना ज्यादा अमाउंट पे चलता है तब आप क्या बोलते हो, उसको फ्रॉड है और ये बैंक का पैसा उसने किस चीज के लिए यूज किया। लेकिन ये हर कोई इंडिया में करता है, हर कोई। सिर्फ वो खुद जब करता है तब उसको जरूरत बोलता है, दूसरा कोई करता है तो उसको फ्रॉड बोलता है। इतना ज्यादा पैसा का घोटाला हो रहा है तो वो आम इंसान तक पहुंचता है क्या उसका प्रॉब्लम? ये फिर भी नेशनलाइज्ड बैंक्स में, प्राइवेट बैंक्स में बहुत कम होता है। कोऑपरेटिव बैंक्स वगैरह देखते हो तो उसमें ये बहुत ही कॉमनली होता है। वो ज्यादा हिट करता है क्योंकि कोऑपरेटिव बैंक्स में लोअर मिडिल क्लास, फार्मर्स वगैरह, उनके सारे पैसे रहते हैं। ये जब फ्रॉड करते हैं सभी लोग इंग्लैंड क्यों भागते हैं? यूके में मेजॉरिटी लोग जाते हैं जहाँ से। एडवोकेट भोसले सर, जो बिजनेस टाइकून्स हैं, जो वन जनरेशन बिजनेस टाइकून्स हैं, जिनके भी नाम हम लेते हैं, राइट फ्रॉम अदानी टू अंबानी, सबके ऊपर फिनेंशियल फ्रॉड्स के केसेस तो हैं ही। तो हम इंस्पिरेशन किनसे ले कि बिना फिनेंशियल फ्रॉड बड़ा आदमी नहीं बना जा सकता? ऐसा तो नहीं है। एक तो अंबानी जी तो फर्स्ट जनरेशन है नहीं, हाँ, सेकंड जनरेशन है, तो जनरेशनल बिजनेसमैन है। कई बार क्या होता है कि जब भी हम कोई भी बिजनेस कर रहे होते हैं, इरेगुलरिटी और इलीगैलिटी में इतना कम फर्क रह गया है आज के दुनिया में कि उसको बाइफरकेट करना या उसको पॉइंट आउट करना कि भाई इसने जो चीज़ की है या जो पैसे का इस्तेमाल किया है वो इलीगल तरीके से किया है या फ्रॉडुलेंट तरीके से किया है, ये कहना और प्रूव करना, और सामने वाला जो बिजनेसमैन रहता है वो बोलता है कि ऑब्वियसली वो तो कहेगा कि मैंने ये इलीगैलिटी तो कहीं की नहीं है, शायद 1-2 रूल्स और रेगुलेशंस मुझसे रह गए होंगे, लेकिन मेरा कोई वैसा इंटेंट नहीं था वो ब्रेक करने का। इसलिए उनका कहना हमेशा यही रहता है कि इलीगैलिटी इसमें कुछ है नहीं, फ्रॉड हमने कोई किया नहीं है। इसका मैं आपको सिंपल एग्जांपल देता हूँ जो शायद आपके ऑडियंस को भी रिलेट हो, क्योंकि अदानी अंबानी तो सिर्फ 2 ही लोग हैं इंडिया में जिनको एक दूसरे की बातें रिलेट होंगी, लेकिन सबको जो समझ आए उस भाषा में आपका ये सवाल का मैं जवाब देने की कोशिश करता हूँ। सो आप कोई भी मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास हाउस होल्ड ले लो जहाँ पे हस्बैंड वाइफ दोनों अच्छे पढ़े लिखे, कोई तो जॉब कर रहे हैं मिड लेवल साइज़ का। उस टाइप के हाउस होल्ड में हर एक चीज़ का EMI होता है, हर चीज़ EMI पे आती है। घर EMI पे होता है, गाड़ी EMI पे होती है, बाकी काफ़ी सारी आजकल चीज़ें तो फोन कुकर से लेके सब कुछ EMI पे चढ़ता है। तो आप हाउसिंग लोन पकड़ लो या कार लोन पकड़ लो, जो सबसे तो उसमें से थोड़ा बड़े अमाउंट का रहता है वो EMI में। वो टाइप का हाउस होल्ड भी आप अगर, हर कोई जो सुन रहा होगा या अभी आप भी शायद आपके आजू बाजू के लोग देख रहे होंगे, वो लोग भी, उनको भी वो जिस बैंक से उन्होंने लोन लिया होगा उस बैंक का सबसे मिड लेवल या सबसे नीचे लेवल का एम्प्लॉय भी उनको ऑफ़र करेगा कि सर आपने एक 10 लाख का लोन लिया था, वो 5 लाख अभी आपने दे चुके हो और आपको टॉपअप मिल सकता है, वो मैं हाउसिंग लोन आपको टॉपअप दे देता हूँ, आप यूज़ कहीं भी कर लो। हाँ, बराबर, करेक्ट है। ये तो कॉमनली चलता है। करेक्ट। वो तो आप बोलोगे कि हाँ करेक्ट, ये तो हमारी नीड है, हम कॉमन मैन है, हम ये वो है। वही जब 1000 गुना ज़्यादा अमाउंट पे चलता है तब आप क्या बोलते हो, उसको फ्रॉड है और ये बैंक का पैसा उसने किस चीज़ के लिए यूज़ किया। लेकिन ये हर कोई इंडिया में करता है, हर कोई। सिर्फ वो खुद जब करता है तब उसको ज़रूरत बोलता है, दूसरा कोई करता है तो उसको फ्रॉड बोलता है। इतना सिंपल है। आप जब हाउसिंग लोन का टॉपअप लेके मारुति खरीदते हो तब आपकी वो ज़रूरत होती है, लेकिन उससे जब आप रोल्स रॉयस खरीदते हो तो वो फ्रॉड बन जाता है। या शादी करवाते हो तो इतना ही फ़र्क है, लेकिन ये करता हर कोई है। लेकिन ये जो बड़े फ्रॉड्स होते हैं वो भी अल्टीमेटली बैंक का पैसा, इसलिए फ्रॉड बोलना है कि नहीं वो तो हर एक का चलो गलती, इरेगुलरिटी जो भी उसको नाम दे दे। ये अगर बड़े लेवल पे इतना ज़्यादा पैसा का अगर घोटाला हो रहा है या कुछ भी कह लें आप,
तो वो आम इंसान तक पहुंचता है क्या उसका प्रॉब्लम? हाँ, ऑब्वियसली पहुंचता है, क्योंकि अगर बड़े अमाउंट में अगर पैसा बैंक का मिस यूटिलाइज हो रहा हो, तो उस एक आदमी बड़ा अमाउंट या बहुत सारे लोग छोटे छोटे अमाउंट को अगर मिस यूटिलाइज कर रहे हैं और वो रीपेमेंट उन लोन्स का वापस नहीं हो पा रहा है, तो इवेंचुअली वो हमारे ओवरऑल इकोनॉमी और बैंकिंग सिस्टम को हिट करता ही है, लिक्विडिटी को हिट करता है, जिसकी वजह से हमारे कई सारे पैरामीटर्स जो देश चलाने के लिए इस्तेमाल होते हैं कि मार्केट में लिक्विडिटी कितनी है, बैंक्स के पास फ्री कैश फ्लो कितना है, डिपॉजिट कितने हैं, एज अगेंस्ट दैट उनका एनपीए जिसको बोलते हैं, जो लोन्स लोग वापस नहीं दे पाते पैसे, उनको टेक्निकल टर्म में एनपीए कहा जाता है, एनपीए अकाउंट्स। तो एनपीए अकाउंट्स का परसेंटेज एज टू नॉर्मल लोन अकाउंट्स कितना है, ये सब जब हम देखते हैं तब अगर ये सारे जो फ्रॉडुलेंट अकाउंट्स हम बोल रहे हैं वो इवेंचुअली एनपीए हो जाते हैं। ऑब्वियसली पैसा सिर्फ लेते हैं, देता तो कोई नहीं है वापस। तो ये अगर एनपीए का परसेंटेज बढ़ जाता है तो दैट बिकम्स वेरी डेंजरस फॉर द इकोनॉमी, इसलिए उसके मामले में बहुत सतर्कता रखनी पड़ती है। ये फिर भी नेशनलाइज्ड बैंक्स में, प्राइवेट बैंक्स में बहुत कम होता है, हम एक दो फ्रॉड सुनते हैं, लेकिन आप जब कोऑपरेटिव बैंक्स वगैरह देखते हो तो उसमें ये बहुत ही कॉमनली होता है। और वहाँ पे भी आरबीआई और वो ज़्यादा हिट करता है क्योंकि कोऑपरेटिव बैंक्स में लोअर मिडिल क्लास, आम आदमी, गरीब फार्मर्स वगैरह उनके सारे पैसे रहते हैं, और वो जब चले जाते हैं तो डे टू डे खाना पीना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। सो एक आदमी ने 10,000 करोड़ लिए हैं या 10,000 लोगों ने 1-1 करोड़ लिया है या 50 लाख का फ्रॉड किया है, इज़ अ डिफरेंट थिंग। लेकिन जहाँ जहाँ ये बड़ा अमाउंट कंज्यूम हो रहा है एक आदमी से या हज़ारों लोगों से, और वो वापस बैंकिंग सिस्टम में नहीं आ रहा है, वो आम आदमी से लेके पूरी इंडियन इकोनॉमी तक सबको अफेक्ट करता है। करेक्ट है। जैसे कि आपने कहा कि कोऑपरेटिव बैंक्स में ये सबसे ज़्यादा होता है, लेकिन कोऑपरेटिव बैंक्स का पैसा भी का भी जो चंक है या परसेंटेज है वो भी तो कम है, तो वो कैसे इफेक्ट करता है? इन कंपैरिजन कम है, वही मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि तो आपको शायद सुनने में नहीं मिलेगा कि कोऑपरेटिव बैंक से 10,000 करोड़ किसी ने लिए, क्योंकि उनके पास इतनी लिक्विडिटी नहीं रहती। एग्जैक्टली। लेकिन कोऑपरेटिव बैंक्स का नंबर भी बहुत ज़्यादा है। नेशनलाइज्ड बैंक 10 होंगे, प्राइवेट बैंक आपको जो पता है वो 5-6 होंगे। कोऑपरेटिव बैंक्स इंडिया में हज़ारों है, हर एक के पास 500, 1,000, 2,000, 3,000 करोड़ के डिपॉजिट्स है, और वो जो इकोनॉमी है वो लिटरली पैरेलल इकोनॉमी चलती है कि उसमें पैसा जो डला है वो उसका क्या हो रहा है किसी को पता नहीं रहता। सिर्फ लोगों को इतना लेना देना रहता है उसमें कि जिसको जितना वापस जाना है उतना हम वापस दे पा रहे हैं कि नहीं। सपोज 1,000 करोड़ का डिपॉजिट है, लेकिन एट अ टाइम 10-12 करोड़ का ही आना और जाना हो रहा है, तो उतना सिर्फ वो देखते कि रहना चाहिए, ताकि लोगों को समझ ना आए कि बाकी 950 करोड़ का क्या हो रहा है। तो इसलिए मैं बार बार बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक हेडलाइन जो पढ़ते हैं हम, उससे पूरी इकोनॉमी या आम आदमी नहीं चलता। ये रोज़ का जो अफेक्ट होता है ना इंसान, वो ये छोटी छोटी चीज़ों से होता है जो बार बार होती रहती है इंडिया में, बार बार होती है। हम उस पर फोकस नहीं डालते, हम सिर्फ वो शायद नीरव मोदी और पंजाब नेशनल बैंक पे डालेंगे। लेकिन ऐसे हज़ारों नेशनलाइज्ड बैंक, कोऑपरेटिव बैंक्स में ऐसा होता रहेगा जहाँ पे पैसा किसी और चीज़ के लिए यूज़ हो रहा है। और मैंने तो आपको एग्जाम्पल दिया, पढ़े लिखे लोग फॉरेन से भी पढ़ के आए होंगे शायद, तो लेकिन जॉब कर रहे, दे आर फाइंडिंग इट डिफ़िकल्ट टू मीट देयर एंड्स। हर एक को पैसा कम पड़ता है, तो हर कोई तरीके ढूंढता रहता है, या कोई क्रेडिट कार्ड पे लोन चढ़ाता रहेगा, क्रेडिट कार्ड फिर वो यूज़ नहीं करेगा, किसी और तरीके से सिबिल एक्सपांड अपना बेटर करने की कोशिश करेगा, वापस दूसरा क्रेडिट कार्ड लेगा। ये हर कोई इंसान ट्राई तो करता रहता है कि दूसरे का पैसा हमें यूटिलाइज करने के लिए कैसा मिले। तो ये जो कॉर्पोरेट सेक्टर्स में बड़े टाइकून्स हैं, ये लॉयर्स से सजेशन पहले ले लेते हैं क्या कि उसमें हम कैसे लूपहोल ढूंढें? क्योंकि आप देखोगे ना कि राइट फ्रॉम नीरव मोदी टू हर्षद मेहता टू मेहुल चोकसी, एवरीवन हैज़ सर्च्ड ओनली वन स्मॉल लूपहोल। मतलब सब लोगों ने, ऐसा नहीं है कि सब लोगों ने सारे लूपहोल्स ट्राई किए, एक ही लूपहोल पे भी स्टिक करके रहे, तो भी उन्होंने राइट फ्रॉम तेलगी प्रकरण आल्सो। सो टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्या होता है कि जो आदमी जिस धंधे में है ना, उसको
वो धंधा और उसके नियम सबसे ज़्यादा अच्छे से पता होते हैं। बराबर है। ना जज को पता रहते हैं, ना लॉयर को पता रहते हैं। जो वो धंधा एक्चुअली कर रहा है ना, उसको उस धंधे के नियम क्या है, कायदे कानून क्या है और उसमें कैसे लूप होल्स मिल सकते हैं, वो उसी आदमी को सबसे ज़्यादा अच्छे से पता चल सकते हैं। जैसे किसी लॉयर को आप कुछ पूछोगे कि बिल्डिंग के यूडीसी कंट्रोल डेवलपमेंट कंट्रोल रूल्स कैसे है, कैसे कोई भी प्लॉट यूज़ करना चाहिए नहीं करना चाहिए, वो लॉ देख लेगा, लेकिन वो कैसे उसको ट्विस्ट करना है वो आर्किटेक्ट को ही पता रहेगा। एफएसआई का मैक्सिमम यूज कैसे करना है, तो हाँ, लेकिन ट्विस्ट भी कैसे करना है कि क्या करके मैक्सिमम पोटेंशियल मिलेगा, वो तो सिर्फ आर्किटेक्ट को ही समझ आएगा, लॉयर को पूछ के कोई फायदा नहीं है। तो सेम लॉजिक है, जैसे आप ये हर्षद मेहता या कोई भी बड़े स्कैम जो आजकल सब ओटीटी पे भी देखते हैं, ये सारे स्कैम्स में सिचुएशन यही था कि जो इंसान उस धंधे में था और रात दिन वही चीज़ कर रहा था, उसको वो कर के समझ आ गया था कि अरे ये तो एक लूप होल है जो अभी तक कवर नहीं हुआ। देखो होता क्या है कि लॉ, कायदा क्या है कि कायदा जब भी आपको एक लार्ज सेक्शन, मतलब सोसाइटी के बहुत ज़्यादा लोगों को एक चीज़ अगर ज़्यादा अफेक्ट करने लग जाए, या छोटी सेक्शन से भी बहुत बड़ा कुछ तो इम्पैक्ट हो जाए पूरी सोसाइटी को, तब जाके आप लॉ बनाते हो। लॉ पहले दिन पे ही तो सोच नहीं सकते कि दुनिया में इंसान क्या क्या करेगा और क्या क्या गलतियां होंगी, तो उसके लिए आज ही हम लॉ बनाते, वैसे तो नहीं होगा, नहीं हो सकता। तो जिस चीज़ के लिए लॉ बने नहीं है, जहाँ रूल्स एंड रेगुलेशंस अभी तक फुल प्रूफ हुए नहीं है, तो वो लूप होल जैसे जैसे आदमी काम करता है वो ढूंढ लेता है और उसको एक्सप्लॉइट करता है। वो एक्सप्लॉइट करके जब तक सोसाइटी को लार्जर इम्पैक्ट नहीं होता, तब तक वो लूप होल ब्लॉक कोई करता नहीं है। इसका ये सिंपल नियम है। अनफॉर्चुनेटली जैसे हमारे फील्ड में कहते हैं लॉ के, मोस्ट ऑफ द टाइम्स एक्सेप्शंस डिक्टेट द लॉ। हर्षद मेहता might be an exception, not that every broker is going to do something, but he was an exception big enough to change the law or dictate what should be the law. So in law most of the times that's the scenario that exceptions decide or dictate what should be the law. तो इसलिए पहले किसी एक्सपर्ट के पास जाओ और फिर उसका लूप होल ढूंढो और फिर वो धंधा करो, ऐसा नहीं होता। वो यूजुअली उल्टा होता है, पहले धंधा करो, उसमें से आपको एक लूप होल्स मिल जाते हैं और फिर आप शायद फंसते हो या कभी नहीं फंसते हो, तो उस फंसने के बाद ही कोई इंसान समझ में आता है, वरना दिखता ही नहीं है हमारे पास। आप कुछ इरेगुलरिटीज़ और इसमें कह रहे थे कि कुछ दोनों में फ़र्क नहीं है, तो बेसिकली ऐसे हाँ, तो वो क्या फ़र्क है, मतलब प्रॉब्लम एग्जैक्टली कहाँ है और क्या टाइप के जो इरेगुलरिटीज़ हैं वो कर देते हैं लोग, हो सकता है जानबूझ के भी कर ही रहे हों वो। करेक्ट। सो बेसिकली क्या होता है, इंडिया का आप अगर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, क्रिमिनल लॉज आप देखो, तो सबसे महत्वपूर्ण बात जो क्रिमिनल लॉ में हमारे देश में रहती है वो है इंटेंट। मतलब क्या कि किसी भी इंसान को वो चीज़ करने की इच्छा भी थी, नियत भी थी, और उसकी वो नियत भी थी और उसने वो सोच समझ के किया है। करेक्ट। अगर गलती से हुआ हो या उसकी वो नियत ही ना हो, तो कोई भी कायदा या कानून क्रिमिनल लॉ के दायरे में रह के उसको सज़ा देने के लिए बहुत कम पड़ जाता है। तो हमारे फील्ड में सबसे महत्वपूर्ण है इंटेंट या नियत। तो जब इंटेंट ही ना हो और वो आप आपके एक्शन से प्रूव कर सकते हो, एविडेंस से और एक्शन से, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ही होता है फ्रॉड में, तो सब एवरीथिंग इज डॉक्यूमेंटेड। आप डिजिटल ट्रांजैक्शन करोगे वो डॉक्यूमेंटेड है, जिंदगी भर के लिए कोई भी उसको ट्रैक कर सकता है। या पेपर ट्रांजैक्शंस भी करोगे बैंकिंग की कोई भी, लेकिन वो भी ट्रैक हो सकते हैं। तो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस तो होता ही होता है किसी भी फाइनेंशियल फ्रॉड में। तो आपका डॉक्यूमेंट ट्रेल और आपकी नियत अगर मैच हो रही है कि आपकी नियत थी नहीं कोई लॉ ब्रेक करके आप कुछ करने की, वो नियत और किस चीज़ से प्रूव हो सकती है कि आप खुद के लिए, कायदे के वर्ड्स में बोलते हैं अनड्यू एडवांटेज, खुद के लिए अगर आप कुछ एडवांटेज ना ले रहे हो, उस सिर्फ आपसे कोई गलतियाँ हुई हो, तो आप शायद प्रूव कर पाओ दैट ये जो एक्शंस आपकी हुई थी वो इरेगुलरिटीज़ थी, इलीगैलिटी नहीं थी, क्योंकि नियत भी नहीं थी और खुद के लिए कोई फ़ायदा भी करके लिया नहीं है। ये अगर आप प्रूव कर पाओ तो इरेगुलरिटी शायद आप क्लेम कर पाओ कोर्ट में। लेकिन
सामने सामने दिख रहा है कि ये जो आपने किया है वो पूरी नीयत से किया है और खुद के फ़ायदे के लिए किया है, तो कितना भी कुछ भी आप ट्राई कर लो, उससे बचना बहुत मुश्किल हो जाता है। क्योंकि जैसे मैंने बोला, बॉडीली ऑफेंसेस जैसे क्रिमिनल लॉ में होते हैं, किसी ने किसी को मारा, कुछ किया, ये सब, तो वो प्रूव करना मुश्किल हो जाता है क्योंकि डॉक्यूमेंटेड कुछ नहीं है ना। वो तो स्क्रैच से सब प्रूव करना पड़ता है कि वो सच में वो इंसान वहाँ था या नहीं था, उसने वो किया या नहीं किया, कैसे किया, उसी ने किया या किसी और ने किया। लेकिन फाइनेंशियल फ्रॉड का ऐसा है कि हर एक चीज़ का ट्रेल है, हर एक चीज़ का डॉक्यूमेंट है, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू गेट आउट ऑफ इट। क्या इन इरेगुलरिटीज़ जो है या फिर जो गलतियाँ हो जाती है किसी भी टॉप लेवल एग्जीक्यूटिव से या किसी से भी, उसकी कोई सज़ा नहीं है? डेफिनेटली है सज़ा, हर एक क्राइम की है इंडिया में, वो कॉरपोरेट फ्रॉड हो या वो छोटा कोई गुनाह हो, सज़ा सबके लिए है। आप अगर इंडिया में हर एक को कोई भी क्राइम किसी भी लेवल का हो, हर एक को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती है अपना कहना रखने के लिए कोर्ट में, हर एक को अपॉर्चुनिटी मिलती है अपना लॉयर रखने के लिए। आप अगर एविडेंस से प्रूव कर, जो एविडेंस आपके अगेंस्ट मिला है उससे अगर आप डिसप्रूव कर सकते हो कि आपकी कोई इंटेंट नहीं थी, नीयत नहीं थी, तो आपको सज़ा नहीं होने वाली। लेकिन अगर उल्टा होता है तो हर एक चीज़ से, वो छोटा ऑफेंस हो या बड़ा फ्रॉड हो, सज़ा तो हर एक को मिलती है अनफॉर्चुनेटली। लेकिन इंडिया में कन्विक्शन रेट जिसको बोलते हैं, सज़ा होने का जो परसेंटेज है वो बहुत ही कम है लेकिन कंपैरेटिवली। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि ये जब फ्रॉड करते हैं और जैसे मालूम पड़ता है, वो एक ही दिन में तो खुलासा नहीं होता, न्यूज़पेपर में एक दिन में आता है, बराबर है। तो सभी लोग इंग्लैंड क्यों भागते हैं और भागने के पहले अपन उनका पासपोर्ट क्यों नहीं जब्त कर लेते? तो जब तक ये समझ आता है तब तक एक्शन लेने से पहले अगर किसी को अपॉर्चुनिटी मिल जाए तो पहला अपॉर्चुनिटी का चांस हर एक को यही करता है कि इंडिया से बाहर भागो। क्योंकि ये पहले वाला जो आपका सवाल था उसका आंसर उनको पता होता है कि सज़ा तो मिलेगी। तो सज़ा तो हर एक फ्रॉड को है और मिलेगी भी ज़रूर, फाइनेंशियल फ्रॉड्स में स्पेसिफिकली, आप कितने भी बड़े बिजनेसमैन क्यों ना हो। इसलिए डर के मारे पहला स्टेप जो लिया जाता है वो इंडिया छोड़ के कहीं और जाने का सोचा जाता है। कहाँ लोग जाने की कोशिश यूजुअली करते हैं, वो ऐसे देश होते हैं जहाँ पे हमारी एक्सट्रेडिशन ट्रीटी जिसको बोलते हैं कि कोई भारतीय नागरिक कोई गुनाह करके अगर बाहर गया हो या विदाउट लीगल प्रोसेस, जैसे वीज़ा बिना लिए कोई बाहर गया हो, तो उसको वापस इंडिया में लाने का अगर कोई तरीका होता है तो वो एक्स्ट्राडिशन उसको बोला जाता है लीगल टर्म्स में। तो जिन जिन देशों से हमारी एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी है कि उस देश के लोग हमारे यहाँ कोई कुछ करके आए तो हम उनको वापस दे देंगे, या हमारे लोग अगर उस कंट्री में गए तो हम लीगली गवर्नमेंट उनको वापस ले आ सकती है। ऐसी जहाँ जहाँ ट्रीटीज़ है वहाँ जाना वैसे भी रिस्की रहता है, तो अवॉइड करते हैं तो वहाँ जाना अवॉइड करते हैं। जहाँ जहाँ एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी नहीं है वहाँ भाग के जाके बैठने का अटेम्प्ट हर कोई करता है। वहाँ जाके क्या करे, तो ये जो धंधा करके या कुछ सही या गलत जो कुछ भी करके पैसा कमाया होता है वो वहाँ इन्वेस्ट करके वहाँ कोई धंधा और चालू करते हैं ताकि यहाँ की सज़ा ना मिले और वहाँ अपना काम भी चलता रहे। तो ये यूएस के साथ भी हमारी ट्रीटी है कि नहीं है? सो यूके में मेजॉरिटी लोग जाते हैं जहाँ से एक्स्ट्राडिशन बहुत मुश्किल है, क्योंकि उन ऐसा नहीं है कि वहाँ से एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी हमारी नहीं है, लेकिन इंग्लिश लॉ और इंडियन लॉ बहुत सिमिलर है। एंड अपॉर्चुनिटी इर्रिस्पेक्टिव ऑफ फ्रॉड खुद को रिप्रेजेंट करने के लिए कोर्ट में उतनी ही बड़ी है और उतनी ही लंबी भी है। इसलिए इंग्लैंड में ज़्यादा टाइम लगता है सारे प्रोसेसेस, जैसे इंडिया में लीगल सिस्टम को पूरा क्रॉस करके छोटे सबसे लोअर कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक जाने के लिए जो टाइम लगता है उतना नहीं, लेकिन सिमिलर प्रोसेस है वहाँ पे कि यू विल हैव मल्टीपल ऑप्शंस, मल्टीपल कोर्ट सिस्टम्स में आप आपके प्लीज़ डाल सकते हो कि मेरा कहना सुन लो या उस पर डिसीजन दे दो, तो टाइम ज़्यादा लगता है। तो क्योंकि डेमोक्रेटिक कंट्री है अपने जैसी है, हमारे लीगल सिस्टम और उनके लीगल सिस्टम में ज़्यादा फ़र्क भी नहीं है, हमने उनसे ही सब लिया है, तो वहाँ टाइम थोड़ा ज़्यादा लगता है। तो और क्वालिटी ऑफ लाइफ भी अच्छी है। बहुत बड़े जब लोग बन जाते हैं पैसे से, तो उनको बहुत छोटे कंट्री में जाके एक तो वो दिख भी जाते हैं, आसानी से दिख जाते हैं। यूके ऐसी कंट्री है जहाँ पे पूरी दुनिया के बड़े बड़े लोग रहते हैं, तो कैमोफ्लेज जिसको हम बोलते हैं, कैमोफ्लेज होना आसान हो जाता है। प्लस लीगल सिस्टम थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, ज़्यादा राइट्स देता है, तो टाइम भी उतना मिल जाता है उनको
to try and settle every dispute. तो हो सकता है कि हम नीरव मोदी और माल्या को लेके आ पाए. Definitely yes. ऐसा नहीं है कि मतलब यूके के the साथ procedures are still on. हाँ, it is still on, and there are chances that they will be back. It's not that it's an impossibility कि आ ही नहीं सकते, ऐसा कुछ नहीं है. लेकिन मैंने जैसे बोला वैसे उसको टाइम लगता है. उस टाइम में कई बार क्या होता है, लोग जो फ्रॉड उनके अगेंस्ट एलिज किया गया है वो रिपे करने की कोशिश करेंगे, या उनको टाइम मिल जाता है ना उतना सब सेटल करने के लिए, और लीगली सोचने के लिए भी समय मिल और जाता है. सोचने के लिए भी मिल जाता है. तो मैं ये हाँ सॉरी मैं इंटरप्ट कर रहा था. मैं सोच रहा था कि अगर ऐसा क्या उनको सज़ा है कि उनका पहला थॉट यही होता है कि मैं भाग जाता हूँ. सो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो हर एक इंसान को रहती है वो, अब मैं वकील हूँ तो हमारी भाषा में बोलूँगा, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी. आप सब गरीब किसान हो, रास्ते पे रहते हो, किसी महल में रहते हो, सबसे ज़रूरी चीज़ हर एक इंसान को क्या है, माई लाइफ, मतलब मेरा जीवन. और सिर्फ जीवन इम्पॉर्टेंट है क्या? नहीं. लिबर्टी मतलब क्या है, मेरे इच्छा से मैं जो चाहूँ वो कर सकूँ. मेरी लाइफ मेरी इच्छा से मैं जी सकूँ. ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हमारे संविधान में भी, कॉन्स्टिट्यूशन में भी फंडामेंटल राइट करके कहलाई जाती है, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी. तो वो ही फर्स्ट पॉइंट इन टाइम क्रिमिनल लॉ में वो ही छीन ली जाती है. अच्छा. अरेस्ट हो जाता है. करेक्ट. तो आप आपके इच्छा से आपकी लाइफ जीना उसी मोमेंट से बंद करते हो. करेक्ट. जो किसी भी इंसान को नहीं चाहिए. किसी भी, आप हाँ एग्जैक्टली. पॉलिटिशियन हो, आप बिजनेसमैन हो, आप माफिया हो, आप बड़े से बड़ा गुंडा क्यों ना हो, कोई टेररिस्ट क्यों ना हो, ये चीज़ किसी को नहीं चाहिए. और इस चीज़ का डर हर एक को होता है. तो वो ना हो इसलिए पहला आदमी क्या करता है, तो भागता है. लेकिन जब तक प्रूव नहीं हुआ है तब तक बेल तो मिल ही सकती है उस आदमी को, और वो लिबर्टी तो होगी अरेस्ट के बाद ना. लेकिन अरेस्ट तो डे 1 पे हो ही जाएगी. करेक्ट. बेल जब होगी तब होगी, लेकिन अरेस्ट तो डे 1 पे होगी. करेक्ट. और किसी को भी एक दिन भी ऐसा निकालना हाँ कोई चाहता नहीं. एग्जैक्टली. तो हर कोई इरिस्पेक्टिव ऑफ आप कौन हो, किस ओहदे पे हो, आपकी बैंक बैलेंस क्या है, ये डर तो हर एक को होता है. लेकिन जो बंदा समझ लो, अभी मैं थोड़ा सा लोअर लेवल ऑफ जो एम्प्लॉयज़ हैं या स्टाफ हैं, मैनेजरियल रोल्स हैं, या फिर थोड़ा सा जिसमें मॉनिटरी डिसीजंस इन्वॉल्व होते हैं, वो लेवल पे कितना ज़्यादा पैसों का या मिनिमम कितने पैसों का उसने झोल किया है या इरेगुलरिटी किया है, तो जाके वो बहुत सीरियस इशू बन जाता है लॉ की नज़र में. लॉ की नज़र में 1 रुपये का फ्रॉड भी अगर फ्रॉड है तो फ्रॉड ही है. उसमें कोई डिफ्रेंसिएशन नहीं है. फॉर्चुनेटली एवरीवन इज़ ट्रीटेड इक्वली. अनफॉर्चुनेटली इंडिया में क्या होता है कि जब तक बड़ा अमाउंट या बड़ा आदमी ना इन्वॉल्व हो, लोगों को ही उसमें इंटरेस्ट नहीं रहता और उसका कोई हल्ला गुल्ला नहीं होता. ये शायद लोगों को सुनने में अच्छा ना लगे जो मैं बोल रहा हूँ, अभी बोलूँगा कि वो अनफॉर्चुनेट भी है. इंडिया में ऐसा है कि जो बोल पाए कि अरे मुझे ज़रूरत है देखो, तो मैंने चुराया तो चलता है. दूसरे ने जो चुराया मेरे हिसाब से उसको ज़रूरत नहीं थी, इसलिए उसको तो पकड़ना ही चाहिए. वो अनफॉर्चुनेट है. आप डेवलप कंट्रीज़ में जाओगे तो कोई भी ब्रेड भी चुराने की कोशिश करेगा तो उसको भी सज़ा सेम है. और कोई बैंक भी लूटेगा फॉर्मली, कोई धंधा करके, तो उसको भी सज़ा सेम है. एवरीवन गेट्स ट्रीटेड इक्वली. इंडिया में वैसे नहीं होता अनफॉर्चुनेटली. एज ऑफ नाउ तो अपना सिस्टम ऐसा है, सोशलिज्म भी हमारे कंट्री में है, कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है हमारे प्रीएम्बल का. तो हमारे यहाँ ऐसा देखा जाता है कि छोटा अमाउंट ओहदे में छोटा सो कॉल्ड इंसान ने कुछ किया हो गफला, तो वो चल जाता है, अरे वो ज़रूरत के लिए किया था. लेकिन वो थोड़े बड़े ओहदे के इंसान ने किया हो, बड़े अमाउंट का किया हो, तो नहीं, वो तो गफला है बहुत बड़ा, वो तो नियत ही ख़राब थी उस इंसान की, ऐसा देखा जाता है. लेकिन लॉ के इस पर्सपेक्टिव से अगर देखो तो एवरीथिंग एंड एवरीवन इज़ इक्वल. एग्जाम्पल देता हूँ आपको कि किसी मॉल में काम करने वाला, किसी मॉल में अलग अलग टाइप के इलेक्ट्रॉनिक स्टोर्स रहते हैं. कई बार ऐसे होता है कि वो स्टोर्स में काम करने वाले जो बच्चे होते हैं या वो सेल्स मैनेजर्स होते हैं, वो वहाँ से हाँ वो उठा लेते हैं, या फिर क्या करते हैं वो
सैम्पलिंग के लिए किसी कस्टमर को कोई दिया था कुछ चीज़, वो टूट गया, वो गुम गया, उसका इंश्योरेंस तो होता ही है कंपनी का, तो इंश्योरेंस से कंपनी तो सेफगार्ड हो जाती है, इनका फ़ायदा अलग से हो जाता है। इन अ वे दे आर डिफ्रॉडिंग द इंश्योरेंस कंपनी। ऐसे कई सारी चीज़ें लोग करते रहते हैं, लेकिन उस पर ध्यान किसी का नहीं जाता, क्योंकि तो अमाउंट कम होगी या वो आदमी छोटा होगा सो कॉल्ड, इसलिए कोई ध्यान नहीं देता। लेकिन उसका अगर पकड़ा जाए तो सज़ा क्या है, तो सेम है। सर एक और सवाल है कि जो छोटे क्राइम्स होते हैं, से मेरे पास मैंने किसी बैंक से या कहीं से 7 लाख का लोन लेने की कोशिश की, वो बैंक की फ्रॉड निकली या कुछ ऐसे हुआ, तो पुलिस भी कंप्लेन लिख के नहीं लेती जब तक वो बॉडीली क्राइम नहीं है। वो उसे भले मेरी कमाई 7 लाख की थी, मेरे को लड़की की शादी करवानी है, मेरे लिए तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ वही है आज, लेकिन किसी ने बीवी और हस्बैंड का झगड़ा है वो इम्पोर्टेंट है उनके लिए, जबकि हमारी रिपोर्ट लिखी ही नहीं जाती। तो ऐसे लोग जाए कहाँ क्राइम लिखाने के लिए, जो फिनेंशियल फ्रॉड्स होते हैं, जो छोटे अमाउंट्स के होते हैं। सेम कल किसी का पर्स गुम हो गया, तो आज तक मैंने पुलिस को लिखते हुए नहीं लिखा है कि चोरी हो गया, गुम हो गया बोलो तो हम लिख के देते हैं, बोलते हैं। इसी तरीके से मोबाइल का भी है। तो ये फ्रॉड्स जो नॉर्मल आदमी को रोज़ फेस होते हैं, जैसे कि छोटे बैंक से फ्रॉड्स, पर्स गुम होना, मोबाइल गुम होना, तो इनको पुलिस रिपोर्ट नहीं करता, इसके लिए क्या किया जाए? सो ये 3 टाइप में मैं डिफरेंशिएट करूँगा। एक तो आपका वो जो गुम होने वाली चीज़ें होती है, मोबाइल, वॉलेट वगैरह जो गुम होते हैं, वो मिसिंग रिपोर्ट कराते हैं, क्योंकि क्राइम किसके अगेंस्ट रिपोर्ट करना है? क्राइम किसी के अगेंस्ट करना पड़ता है ना। यहाँ पे क्या होता है कि वो मिसिंग है, आपको पता भी नहीं कि किसी ने चुराया या आपसे गिर गया या रह गया या क्या हुआ है, तो इसलिए फर्स्ट पॉइंट इन टाइम वो मिसिंग रिपोर्ट सिर्फ लिखवाते हैं। बाद में अगर समझ आए कि अरे ये किसी ने चुराया था या कुछ हो गया था, तो कभी कभी कन्वर्ट भी करते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं करते। सेम इंसानों का भी होता है। आप अगर देखो तो कोई बच्चा गुम जाता है तो मिसिंग रिपोर्ट पहले बनाते हैं, क्योंकि पता नहीं कि वो गुम गया है, कहीं बैठ गया है, रह गया है, या किसी ने किडनैप किया है। बाद में अगर समझ आ जाता है कि किसी ने किडनैप किया है शायद, तो वो फिर एफआईआर में कन्वर्ट होता है। इसलिए आपका वो जो पहला सवाल था कि मोबाइल्स और वॉलेट्स वगैरह का क्राइम रिपोर्ट नहीं होता इमीडिएटली, क्योंकि कई बार तो वो मिल भी जाते हैं। उनको मिल जाता है कि एक ही कोई पिक पॉकेटर होता है, वो जो 50 वॉलेट उठा के ले गया होता है, वो मिल जाता है उधर ही पुलिस रेलवे स्टेशन पे उनको। तो वो एक चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ जो है कि छोटे बैंक्स वगैरह से अगर छोटे अमाउंट का कुछ फ्रॉड होता है तो वो लिखवा के नहीं लेते। तो वो तो मैंने जैसे बोला, कितना बड़ा अमाउंट है उससे एफआईआर लिखने में कोई चेंज या दिक्कत नहीं आनी चाहिए। लेकिन आप जो बोल रहे हैं वो भी सच है। फाइनेंशियल फ्रॉड हो या कोई और भी क्राइम हो, कई बार ऐसे होता है कि पुलिस लिखवाने से मना करती है उसको। उसके उनके लॉजिक थोड़े टाइम्स में होते हैं। मेरे एक्सपीरियंस से वकीलों का और पुलिस का तो कभी जमता है नहीं वैसे भी, तो मेरे एक्सपीरियंस से तो मैंने यही देखा है कि कई बार वो रीज़न कोई रहता नहीं है उसका, उनको ना लिखवा के लेने का। अभी से 75 साल हो गए अपने इंडिपेंडेंस को, तो वैसे अपना लॉ थोड़ा इवॉल्व होते आया है, और उनके ऊपर भी अभी काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस है कि उनको भी लिखवा के लेना पड़ता है। अगर नहीं लिखवा के लेते हैं तो कम से कम बड़े शहरों के कमिश्नरेट्स जो होते हैं, पुलिस कमिश्नरेट ऑफिसेज जो होते हैं, उसमें तो अभी हर एक कमिश्नरेट सेल में, ऑफिस में एक सेल रहता है अलग से, कि अगर आपका कोई भी पुलिस स्टेशन जो है उस सिटी का, वो आपकी कंप्लेंट नहीं लिखवा के ले रही हो, तो सिंगल विंडो सिस्टम क्रिएट किए मोस्ट ऑफ द कमिश्नरेट ऑफिसेज में, कि जहाँ पे आप जाके आपकी कंप्लेंट दे के आ सकते हो कि XYZ हमारी पुलिस स्टेशन थी, वो रिपोर्ट नहीं लिख के ले रही है, तो ये हमारी कंप्लेंट है, और आप वहाँ पे इन्वर्ट कर सकते हो आपकी कंप्लेंट। क्यों नहीं करते? जैसे मैंने बोला, कई बार उसको मोस्ट ऑफ द टाइम्स उसको कोई रीज़न नहीं रहता। आलस भी हो सकता है, कौन आलस इतना भी छोटा होता करे। है, या कुछ अल्टीरियर मोटिव कभी होता है, या कभी उनको लगता है कि ये तो इसमें क्राइम बन ही नहीं रहा। वो खुद ही डिसाइड करते, जो उनका काम ही नहीं है, वो तो जज का काम है, क्राइम हुआ कि नहीं हुआ। तो ये भी होता है कई बार। उनके साइड से अगर सोचे तो कई बार ऐसे भी होता है कि उन्होंने इतने लोग देखे रहते हैं, कोई भी उठे सुटे आता है और कोई भी चीज़ पुलिस के पास लेके आता है, तो उनको भी पता रहता है कि कौन जेन्युइन है कौन नहीं। तो उस एंगल से भी कई बार वो डिसाइड खुद ही करना चालू करते हैं कि ये इसका केस लेना चाहिए लिख के या नहीं लेना चाहिए। तो वहाँ पे जो जेन्युइन लोग हैं वो सफ़र करते हैं। और उसका आपका थर्ड जो सवाल था या थर्ड पॉइंट था इसमें, तो फिर क्या किया जाए? तो आप हमारे क्रिमिनल लॉ में थैंकफुली
प्रोविजंस है सफिशेंट, पुलिस स्टेशन में जाओ कंप्लेंट लिखाने, नहीं लेता है तो कमिश्नर ऑफिस में जाओ, वो उनको कंप्लेंट देने के बाद भी एफआईआर कोई नहीं लेता है तो आप कोर्ट में जा सकते हो, डायरेक्ट कोर्ट में जा सकते कोर्ट में प्राइवेट कंप्लेंट फाइल कर सकते हो। हो। ओके। जिस पुलिस स्टेशन के जुरिस्डिक्शन में आप आते हो, वो पुलिस स्टेशन जिस कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में आता है, उस कोर्ट के सामने जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, सेशंस कोर्ट और हाई कोर्ट में नहीं जा सकते, लेकिन जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के सामने जाके आप प्राइवेट कंप्लेंट फाइल कर सकते हो। लेकिन ये जो भी केसेस रजिस्टर भी कर रहे हैं, लेकिन ऐसे कितने प्रतिशत केसेस में एक्चुअली पैसा वापस आता है या फिर कभी भी नहीं आता है? तो क्रिमिनल लॉ जो है हमारे देश में रिकवरी के लिए नहीं बना है, वो सज़ा देने के लिए बना है। तो पैसा वापस मिलेगा कि नहीं मिलेगा वो लिखा ही नहीं है क्रिमिनल लॉ में, तो वापस आने का तो सवाल वैसे पैदा ही नहीं होता। पैसा वापस लेना है तो आपको सिविल एक्शन करनी पड़ती है। रिकवरी ऑफ मनी के लिए आपको सिविल सूट करना पड़ेगा, सिविल कोर्ट में जाना पड़ेगा। एफआईआर लिख के आपको पैसा वापस मिलना ये बहुत ही रेयरली होगा। वो कब होगा? जैसे कोई चोरी का मामला है, आपके घर से कुछ उठा के लेके गए हो और वो चोर पकड़ा गया आपके सामान के साथ, तो आपको रिटर्न मिलेगा। जो उससे रिकवर हुआ है उस चोर से, वो आप कोर्ट को बता सकते हो कि ये जो ज्वेलरी है, ये देखो बिल, ये मैंने खरीदी थी, फ़ोटोज़ ये है, या ये इतनी कैश मेरे घर से गुम हुई थी, ये मैंने एफआईआर में ही लिखा है और उतनी कैश उससे मिल गई है। तो आप कोर्ट को एप्लीकेशन करके वो वापस ले सकते हो। लेकिन ये जो फाइनेंशियल बड़े फ्रॉड्स आप जो बोल रहे हो कि एक एफआईआर कर लिया, किसी ने बैंक फ्रॉड किया 100 करोड़ का, तो वो एफआईआर तो बन जाएगी, उसको सज़ा भी हो जाएगी जो कायदे में लिखी है, 7 साल 10 साल जो कुछ भी लिखी होगी। लेकिन वो 100 करोड़ वापस आएंगे क्या बैंक में, उसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन फिर तो फ़ायदा ही क्या हुआ केस करने का, क्योंकि मुझे सज़ा दिलवाना तो मेरा काम नहीं था ना। नहीं, हाँ, सो हमारे जस्टिस सिस्टम की सोच ही ये है कि जब तक हम, जैसे लॉ के भाषा में हम उसको डिटरेंट वैल्यू बोलते हैं, जब तक सज़ा देके किसी को हम डिटर नहीं कर पाते, किसी को हम घबरा नहीं पाते कि वापस ये चीज़ किसी ने करनी नहीं चाहिए, तब तक हम सुधरने नहीं वाले। इसलिए क्रिमिनल लॉ जब की बात करते हैं हम इंडिया में, तो सबसे पहले डर क्रिएट करना लोगों को कि भाई मैंने ये चीज़ की तो मुझे 7, 10, 12 साल हम मेरी ज़िंदगी के जेल में बिताने पड़ेंगे। ये डर के मारे सबने रूल्स फॉलो करने चाहिए। ये थियरी से अपना लॉ सिस्टम बनाए। रिकवरी ऑफ मनी ये पॉइंट ऑफ व्यू अपना है नहीं, क्योंकि जैसे मैंने बोला इंडिया सोशलिस्ट कंट्री भी है, तो पैसों को इतना महत्व नहीं देते, वैल्यू नहीं देते। हम बोलते हैं कि जितना बॉडी इसको देते हैं ना, जैसे मारामारी को जितना है वो पैसों को ये महत्व नहीं, क्योंकि मानहानि नहीं है कुछ भी। जैसे मैं आपको सिंपल एग्जांपल देता हूँ, वापस शायद मैं जो बोल रहा हूँ वो कई सारे लोगों को अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन कई सारे लोगों को रिलेट भी होगा। आप मेहनत करके किसी, आप लोअर मिडिल क्लास फैमिली से हो या बहुत ही गरीब फैमिली से भी हो, मेहनत करके आप किसी जगह पे 5, 10, 15 हज़ार स्क्वायर फीट का कुछ ले लेते हो, कुछ प्लॉट वॉट की ज़िंदगी में कुछ तो करेंगे यहाँ तक तो आए, यहाँ से भी आगे जाएंगे। वहाँ पे आके किसी 2-4 लोगों ने झोपड़ी डाल दी, तो आप क्या उखाड़ पाते हो? कुछ नहीं। क्योंकि इंडिया में मैंने जैसे बोला वैसे पैसे को वैल्यू सबसे कम है। सबसे ज़्यादा वैल्यू क्या है? अरे वो जो झोपड़ी डाल के बैठे हैं वहाँ पे, वो कहाँ जाएंगे? उनकी लाइफ और लिबर्टी का क्या, फिर उनके घर का क्या, फिर वो कहाँ जाएंगे? जब तक उनको पक्का मकान नहीं मिलेगा तब तक उनको नहीं वहाँ से हटाएंगे। तो जिसने मेहनत करके वो खरीदी थी लीगली पूरी लैंड, जो बाय द बुक गया था, उसको इसमें मिला क्या? सब में कुछ नहीं। तो उसको कोई डेवलपर फिर बाद में पकड़ना पड़ता है, वो डेवलपर को गवर्नमेंट से एक्स्ट्रा FSI SRA का लेना पड़ता है। वो सब उनका अगर फाइनेंसेस बैठा तो तुम्हारी जो लैंड है वो क्लियर होगी या डेवलपर से कुछ तो पैसा मिलेगा। ये मगजमारी सब करनी पड़ेगी। इंस्पाइट ऑफ सब तुमने सब क्लीन किया है, सब मेहनत करके कमाया था, सब अच्छे से किया था, फिर भी तो इंडिया में पैसे की वैल्यू सबसे कम है। और इसलिए जिसको जो मर्जी
आए वो करता है। ऐसा ये गलतफहमी है मेरे हिसाब से लोगों की कि सिर्फ बड़े लोग जो चाहिए वो करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। इंडिया में किसी को जो चाहिए वो मर्जी करता रहता है। मतलब छोटे बिजनेसमैन भी फ्रॉड करते रहते हैं, सिर्फ बड़े फ्रॉड्स इसलिए चर्चा मैंने में ज्यादा। एग्जांपल दिया, बिजनेसमैन भी होने की जरूरत नहीं है, एम्प्लॉयड लोग 100 बार ऐसे करेंगे। आप किसी के पास भी किसी की भी फाइनेंशियल हिस्ट्री देखो एम्प्लॉयड लोगों की। लेकिन एक चीज़ जो मुझे अभी वापस सेम रिलेटेड सवाल ही है ये भी, अगर कोई बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वो अगर बैंकरप्ट हो जाता है या म्यूचुअल फंड हाउस जो है वो बैंकरप्ट हो जाता है, उस केस में भी पैसा वापस मिलने का कोई गारंटी नहीं होता है? नहीं, तो ये डिफरेंस इसमें डिफरेंस है, मैं समझाता हूँ आपको। आप अगर बात कर रहे हो कि आपने किसी सिक्योर्ड इंस्ट्रूमेंट में डाला, पैसा डाला है, कहीं तो रखा है, सेविंग में रखा हुआ, इंस्ट्रूमेंट में, हाँ, सिक्योर्ड इंस्ट्रूमेंट में डाला है, म्यूचुअल फंड, शेयर्स वगैरह में डाला है या बैंक में डाला है, तो वो बात अलग है। किसी ने आपको फंसा के पैसा निकाला है तो वो बात अलग है। तो फर्स्ट केस में जहाँ पे आपने शेयर्स में डाले हो किसी कंपनी के, किसी म्यूचुअल फंड में पैसे डाले हो या बैंक में हो, तो उसको सेफगार्ड्स है रिकवरी ऑफ मनी के लिए। आप अगर शेयर्स और म्यूचुअल फंड्स की बात करते हो या किसी ब्रोकिंग कंपनी जो सेबी रजिस्टर्ड है उसमें पैसे डालते हो, जो आपके लिए बाद में पैसे इन्वेस्ट करेगी, उसकी अगर हम बात करें तो एज पर इंडियन लॉ 25 लाख तक की अमाउंट हर आदमी की, पर पर्सन 25 लाख रुपीज़, वो NSE BSE के हाँ जो फंड रहता है हमारा, उससे मिल सकता है हर एक आदमी को। उसके आगे की जो अमाउंट है आपको कॉन्टेस्ट करनी पड़ती है कि उसके बियॉन्ड भी आपकी अमाउंट थी, वो आपको क्यों देनी चाहिए, क्यों प्रायोरिटी पे देनी चाहिए। क्योंकि जैसे मैंने बोला कि अपने यहाँ पैसों को सबसे कम वैल्यू मिलती है कि 25 लाख तक की अमाउंट उन्होंने रीजनेबल की है कि अगर किसी का सब कुछ गया हो तो उसको जीने के लिए कुछ तो वापस मिलना चाहिए। तो 25 लाख तो सरकार से ही गारंटीड मिलता है अगर फ्रॉड किसी सिक्योर्ड इंस्ट्रूमेंट का हो, जैसे म्यूचुअल फंड या शेयर्स। बैंक का जब आता है तब भी बैंक का भी आजकल कई सालों से अभी अपने गवर्नमेंट ने वो भी इंश्योर्ड किया है आपका बैंक अकाउंट, लेकिन उसकी भी अमाउंट एक लिमिटेड है, 5 लाख तक का भी इंश्योरेंस है, तो उतनी अमाउंट आपको मिलेगी। तो सब्सिस्टेंस के लिए आप जी पाओ उतने के लिए बेयर मिनिमम क्या है, उतना तुम्हारा 10 लाख होगा बैंक में तो 5 लाख मिलने हैं, वो भी फट से नहीं मिलने वाला। हाँ, वो मिलेगा कब तक ये भी बहुत बड़ा, क्योंकि लोग फिरते रहते हैं, पैसा मिल ही नहीं रहा है और लटका हुआ है तब तक। आजकल तो वो थोड़ा क्विक हो गया है, थोड़े महीनों में मिल जाता है, लेकिन जैसे मैंने बोला वो मिनिमल सब्सिस्टेंस जिंदगी जीने के लिए जितना लगेगा उतना मिलेगा आपका। 5 लाख उड़ जाएगा। हाँ, आपका ऐसा है कि आपके सपोज आपके पिताजी ने 30-40 साल काम करके 1-2-3 करोड़ सेव कर लियो कि बाद में कि बेटे के लिए लगेगी, किसी के लिए लगेगी, वो अगर फ्रॉड में गए तो उनको 25 ही मिले, 25 ही मिलेंगे वो। इसके अगर सपोज किसी म्यूचुअल फंड, फ्रॉडुलेंट म्यूचुअल फंड में डाला है तो 5 ही लाख, तो वो लगता अनफेयर है और है भी, टू बी वेरी ऑनेस्ट। लेकिन मैंने जैसे बोला वैसे पैसों को सबसे कम वैल्यू है। ये लोगों को तभी समझ आता है जब उनको बहुत मेहनत से, बहुत सालों से जब वो पैसा कमाते हैं और वो चला जाता है या कोई और यूज़ करता है, तभी उसकी वैल्यू समझ आती है। करेक्ट है। नहीं तो दूसरे जब खुद करते हैं और दूसरा सिर्फ देख रहा होता है तब कोई उसके बारे में बात नहीं करता है। करेक्ट है। अभी मुझे एक चीज़ और समझना है, अभी हम फाइनेंशियल बड़े फ्रॉड्स की तरफ ही आते हैं। इसका मतलब आप ऐसा बोल रहे हैं कि अगर मालिया या मेहुल चोकसी या ये लोग वापस आएंगे तो भी हम लोग वो पैसा रिकवर नहीं कर पाएंगे जो गया? ऐसा नहीं है। जैसे मैंने बोला 2 चीज़ें हैं, एक तो पहले उनको सज़ा दिलवानी, दूसरी जो रिकवरी के लिए मैंने बोला कि FIR से रिकवरी नेसेसरीली होती नहीं है, तो उसके लिए बाकी के लीगल मेथड्स यूटिलाइज करने पड़ेंगे। अभी भी चालू कर सकते हैं ना सर? हाँ, तो अभी भी किया है। जैसे फॉर एग्जांपल तो किंगफिशर बियर तो चल रहा है, तो उन्होंने बेच दिए ना वो। जो कंपनीज उनके अंडर काम नहीं कर रही है, जो चालू उन्होंने की होगी लेकिन अब उनके ग्रुप के अंडर नहीं है, वो तो अभी भी लीगली वो धंधा चला ही सकते हैं ना। तो इसेंशियली रिकवरी किन किन चीज़ों से हो सकती है ऐसे मामलों में? एक तो जहाँ पे अगर पब्लिक लिमिटेड कंपनीज़ हो तो उसके प्रमोटर के जो एसेट्स होते हैं वो सारे सीज़ किए जाते हैं, वो ऑक्शन किए जाते हैं, उससे जो पैसा आता है वो सिक्योर्ड क्रेडिटर्स को मिलता है। वो एक आपके पास तरीका है। आप NCLT के पास जा सकते हो, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, जहाँ पे 1 करोड़ के ऊपर किसी का भी अगर डेट है तो उस कंपनी के अगेंस्ट आप जाके उस
कंपनी से वो सिक्योर करवा सकते हो। प्रोसेस है उसमें कि कैसे सिक्योर करना है। तो वो कंपनी के जो कोई भी एसेट्स है, प्रोमोटर्स के जो कोई भी एसेट्स है, वो सीज़ करो, रिक्वायरमेंट के हिसाब से उनका ऑक्शन कराओ, लीलाव कराओ, और जो पैसा आएगा वो क्रेडिटर्स को ही जाता है। तो जितना सिक्योर हो पाता है उतना सिक्योर करने की कोशिश हर कोई करेगा, लेकिन कई बार मैंने बोला वैसे वो एग्जैक्ट अमाउंट सिक्योर होगी उसकी गारंटी कोई नहीं है, क्योंकि फ्रॉड बोला जाता है 100 रुपये का है, रिकवरी 20 रुपये की, 30 रुपये की, 40 रुपये की हो पाती है, क्योंकि बाकी का तो खर्चा हो चुका होता है ना इतने सालों में। लेकिन आपने कहा क्रेडिटर्स को सबसे पहले प्रायोरिटी दी जाती है, सिक्योर्ड क्रेडिटर्स को। तो शेयर होल्डर्स का बारी कब आती है? हाँ, तो वो सिक्योर्ड क्रेडिटर की लिस्ट में उनका भी नाम आता है लास्ट में। हाँ, रिलेटिवली लास्ट में आता है, क्योंकि सबसे पहला तो बैंक्स का आता है। करेक्ट। क्योंकि बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस कोलैप्स हो गई तो इकोनॉमी को प्रॉब्लम हो जाता है। करेक्ट। तो दैट्स वाई लार्जर इंटरेस्ट इज कंसिडर्ड फर्स्ट। तो सिक्योर्ड क्रेडिटर्स पहले कंसिडर किए जाते हैं। उसमें शेयर होल्डर्स आर ऑल्सो सिक्योर्ड क्रेडिटर्स ओनली, बट नंदलेस उसमें भी प्रायोरिटी लिस्ट होती है। तो पैसा नहीं आता है ऐसा नहीं आता है, लेकिन पूरा आने का चांस ऑलमोस्ट कभी भी नहीं रहता, क्योंकि जो कोई भी पैसा बाहर लेके जाता है वो पैसा कहीं ना कहीं इस्तेमाल करता है, खर्च करता है, तो वो कहीं पड़ा हुआ तो है ही नहीं। हाँ, वो जब एक बार खर्च हो गया तो खर्च हो गया, वो वापस कैसे आएगा। जैसे मैं एक आपको एग्जांपल देता हूँ। आपने जैसे विजय माल्या का नाम लिया कि उनके अगेंस्ट एक एलिगेशन है फ्रॉड का किंगफिशर में, वैसे सहारा इंडस्ट्रीज़ के अगेंस्ट भी एलिगेशन था, सेबी का वो फ्रॉड था, और उनका कहना, सेबी का कहना ये था कि 1 लाख करोड़ से भी ज़्यादा की अमाउंट जो है वो उन्होंने यूटिलाइज़ किए है विदाउट फॉलोइंग द नॉर्म्स एंड विदाउट फॉलोइंग द रूल्स एंड रेगुलेशंस, जिससे उन्होंने लोगों को चीट किया है। ये उनके अगेंस्ट एलिगेशन था। तो उसमें क्या किया गया था कि उसमें उनको बेल सिक्योर करने के लिए ही सुप्रीम कोर्ट ने कंडीशन डाला था हज़ारों करोड़ रुपए जमा करने का, ताकि वो थोड़े थोड़े करके लोगों को वापस दे पाए। तो वो करने के बाद पहले तो उनकी बेल हुई, उसके बाद भी उनके मेजॉरिटी एसेट्स, एम्बी वैली जैसे मेजॉरिटी एसेट्स सीज किए गए थे। उनको वो थ्रेट था कि जब अगर पैसे वापस नहीं दिए जाएंगे तो ये जो कुछ भी खड़ा किया वो एक एक करके बिक जाएगा और वो पैसा लोगों को वापस मिलेगा। तो प्रोसेसेस है, लेकिन मैंने जैसे बोला ये सिक्योर्ड वे से किसी ने किए हो या कोई एसेट उससे क्रिएट किया हो। ये बड़े फ्रॉड जब हम सुनते हैं बिजनेसमैन जो करते हैं उससे वो धंधा ही करते हैं ना इवेंचुअली। किसी को तो वो तो ऐसे उड़ाने के लिए तो इतने पैसे लगते नहीं हैं, धंधा करने के लिए लगते हैं। तो वो धंधा क्रिएट करते वक्त जब वो एसेट्स क्रिएट करते हैं तो वो एसेट सीज करके ऑक्शन करके जो पैसा मिलेगा उससे रिकवरी हो सकती है। लेकिन बाकी के जो फ्रॉड हम देखते हैं कि बैंक से किसी ने छोटा मतलब बैंक एम्प्लॉयज़ ने 5-10 करोड़ उड़ा लिए तो वो तो उड़ा देते हैं वो पैसे, वो तो वापस नहीं आने वाले, वो कहाँ से आएंगे। मतलब बार डांसर से लेके दारू से लेके गाड़ी या ये सब पे उड़ा के ख़त्म हो जाते हैं वो पैसे, मिलना बहुत मुश्किल है। तो भोसले साहब मैं ये पूछना चाह रहा था कि फिर क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि फिनेंशियल फ्रॉड्स भले वो 1 रुपये का हो या 1 लाख करोड़ का हो, उसको कोई बड़ी सज़ा होनी चाहिए जिसे देख के लोग डर जाए। और दूसरी बात और एक चीज़ कि इन फिनेंशियल फ्रॉड्स के केसेस को कोई एक टाइमलाइन का भी कैप होना चाहिए ना, कि इस टाइमलाइन में, क्योंकि मेनली तो अमाउंट के हिसाब से टाइमलाइन भी होना चाहिए ना। अगर वो अमाउंट बड़ी है तो टाइमलाइन 2 महीना 1 महीना होना ही चाहिए उस चीज़ को रिजॉल्व करने में। प्रैक्टिकली इंडियन जुडिशियल सिस्टम देखा जाए तो कितना भी ग्रीवियस ऑफेंस हो 1-2 महीने या थोड़े महीनों में ख़त्म होना इम्पॉसिबल है। उसके लिए आपको थोड़ा जूम आउट करके पूरा इंडियन लीगल सिस्टम कैसा है और क्या सिचुएशन में है वो देखना पड़ेगा। सिर्फ फाइनेंशियल ऑफेंस हुआ है या बहुत बड़ा हुआ है तो जितना बड़ा उतना जल्दी होना चाहिए, ऐसा अमेंडमेंट लाके ऐसा नियम लाके वो काम होने नहीं वाला। क्योंकि आप कितना भी बड़ा ऑफेंस हो, कितना भी बड़ा अमाउंट हो, पुलिस वही रहने वाली है, कोर्ट वही रहने वाला है, उनको बाकी का जो काम है वो उतना ही रहने वाला है। तो इंडिया में अपने यहाँ सिस्टम ही नहीं है कि प्रायोरिटाइज्ड कोर्ट्स, प्रायोरिटाइज्ड इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटीज़, प्रायोरिटाइज्ड जस्टिस इज़ ऑन नो वंस प्रायोरिटी अनफॉर्चुनेटली। तो वो करना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। चाहे आप मैं और आप चाह भी लो
कि नहीं बड़ा अमाउंट है तो उसको एक महीने में सब होना नहीं, चाहिए, क्योंकि लेकिन हो नहीं हमारे सकता। टैक्सेस का पैसा है ना वो, तो मतलब जो बैंक्स में रखा है या कहीं है, क्योंकि नॉर्मल आदमी तो कुछ भी करके वो लोन चुकाने का कोशिश ही करता है। उनके पास तो बराबर है। रिकवरी एजेंट्स आते हैं तो कई लोग आत्महत्या कर लेते हैं करेक्ट, इज्जत के नाते। Correct. लेकिन ये लोगों को वे आउट मालूम है, या लॉ के साथ प्ले करना मालूम है, लाइफ टाइम निकाल देते हैं वो लोग। करेक्ट। तो कम से कम उसको इतने ऊपर का क्राइम रहा या ये रहा तो फास्ट कोर्ट में जाएगा, और वो 1-2-3 महीने में कुछ तो एक टाइम कैप देंगे, तब तक डर नहीं रहेगा। और जब तक सज़ा बड़ी नहीं करते तब भी, मतलब बॉडी लाइन है। कभी कभार मैं गुस्से में आके मेरे भाई से झगड़ा कर सकता हूँ या किसी दोस्त से, और मैं उसको हार्म कर सकता हूँ, उसके लिए मुझे बहुत बड़ी सज़ा है, लाइफ सेंटेंस है। और मैं कॉशियसली 10-10 साल वो क्राइम कर रहा हूँ, धीरे धीरे पैसे निकाल रहा हूँ, लोगों का टैक्स का पैसा चुका रहा हूँ, चोरी कर रहा हूँ, और मुझे 2-3 साल की सज़ा हो रही है और बेल भी हो रहा है। मतलब ये कोई ढंग से नहीं, आप जो बोल रहे हो वो सही है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि अभी वो सिर्फ इतना आप सोचोगे ना कि फाइनेंशियल फ्रॉड्स के लिए फिर कुछ तो सोल्यूशन चाहिए, उससे वो सॉल्व नहीं होने वाला। आप जो कह रहे हो वो सही 100% सोशली सही साउंड कर रहा है। सोशली सही साउंड कर रहा है, और वो होना भी चाहिए कि सीरियस ऑफेंस को प्रायोरिटी देख के जल्दी खत्म करना चाहिए, ताकि यू सेट अ प्रेसिडेंट। लोगों को समझ आए कि कोई भी सीरियस फ्रॉड इंडिया में करना नहीं है, क्योंकि उसमें एक तो सज़ा तो होगी लेकिन जल्दी भी होगी। ऐसा नहीं है कि सालों निकाल लेंगे हम उसके पहले, सज़ा होने से पहले। ये होना ज़रूरी है, उसमें कोई डाउट नहीं है। क्योंकि फॉरेन इन्वेस्टर्स भी तो देख रहे हैं ना हमारे देश की तरफ। हाँ बराबर है, लेकिन उसके लिए आपको पूरी जुडिशियल सिस्टम रिवाइव करनी पड़ेगी। जैसे इंडिया में इन्वेस्टमेंट्स आए, बिजनेस बढ़े, इसके लिए वो वन विंडो सिस्टम जैसे गुजरात में चालू हुई थी, बाद में ईज ऑफ बिजनेस पूरे इंडिया में लाने की कोशिश की है, वो पूरे इंडिया में होना चाहिए। वैसे ईज ऑफ एक्सेस टू जस्टिस ये पूरी इंडिया में जब आएगा ना, तब जाके ये जो आप बोल रहे हो वो पॉसिबल है। अभी सिर्फ 1-2 ऑफेंसेस के लिए करवा लो, ये 3 महीने में ये वाले खत्म करवा लो, हो ही नहीं सकता। लेकिन इसके वजह से जीडीपी सुधरेगा ही ना, दुनिया का सुधरेगा देखने ना, का हाँ। अपनी तरफ का ये भी अलग मैं हो ये जाएगा। बोल ही नहीं रहा कि आपका सुझाव गलत है, मैं बोल रहा हूँ कि प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है इंडिया में वो राइट। अभी मैं उसका आपको एग्जांपल देता हूँ। अभी हम बॉम्बे में बैठे बात करते हुए, बॉम्बे में हाई कोर्ट है महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र देश का सबसे बड़ा फाइनेंशियल स्टेट है। जो आप बोल रहे हो कि इन्वेस्टर आएंगे, इसके लॉजिक से मैं बोल रहा हूँ। अपनी जुडिशियल हेड, स्टेट जुडिशियल हेड क्या है, हाई कोर्ट है अपना। उस हाई कोर्ट की बिल्डिंग भी 1862 में बनी थी। कितने गवर्नमेंट ने कितने बिल्डिंग बनाई है, क्या एफर्ट डाला है, क्या है आपका एफर्ट टू क्रिएट एक्सेस टू जस्टिस? अगर वो है ही नहीं एफर्ट, तो सिर्फ बातें करके कुछ नहीं होने वाला कि अरे 2-4 ऑफेंसेस में करवा लो ना जल्दी, वो हो ही नहीं सकता। आपको स्ट्रीमलाइंड एफर्ट डालना पड़ेगा कि इन इंडिया वी वांट एक्सेस टू जस्टिस टू बी एज इजी एज ईज ऑफ बिजनेस। तब जाके आपको ये पॉसिबल होगा कि ये कहना कि मुझे ऐसे अमेंडमेंट्स लाने हैं जिसमें 3 महीने 6 महीने में पूरी सज़ा भी हो जानी चाहिए, ऑफेंस रजिस्टर होना चाहिए, उसको इन्वेस्टिगेट होना चाहिए, कोर्ट में जाना चाहिए, जज ने सुनना चाहिए और उसमें सज़ा भी होनी चाहिए। ये थोड़े महीनों में अगर करना है, उसके लिए आपको कोर्ट एस्टेब्लिशमेंट्स बढ़ानी पड़ेंगी, जजेस बढ़ाने पड़ेंगे, पुलिस बढ़ाने पड़ेंगे, वो पूरी सिस्टम पे खर्चा करना पड़ेगा, कोर्ट रूम्स बढ़ाने पड़ेंगे, टेक्नोलॉजी लानी पड़ेगी, तब जाके पॉसिबल है। और ये होता है क्या, तो मैं आपको एक्सपीरियंस से बोलता हूँ, जनरेशनल एक्सपीरियंस से बोलता हूँ, बिल्कुल भी नहीं होता। कोई भी गवर्नमेंट आए, लॉ एंड जुडिशरी पे खर्चा ये उनकी प्रायोरिटी होती नहीं, क्योंकि उससे वापस इमीडिएट टेंजिबल कुछ नहीं मिलता नहीं है। तो क्यों, एक तो वो है, और दूसरा ये है कि जो पावर में है उनको भी इसका फ़ायदा हो सकता है ना, जब चाहिए तब। एग्जैक्टली अगर उन पे भी एलिगेशन होके 6 महीने में जेल में चले जाए तो सरकार तो नहीं चला पाएंगे। तो गवर्नमेंट भी नहीं चाहती जल्दी हो जाए। हाँ, और वेल मीनिंग पॉलिटिशियंस आ भी जाए, जैसे आजकल हम देखते हैं कि अच्छे पढ़े लिखे लोग आ भी गए पॉलिटिक्स में। लेकिन मैंने बोला वैसे गवर्नमेंट के लिए इंडिया, हम कितना भी बोले कि अभी सुपर पावर बनेगा, ये होगा वो होगा, इतने भी पैसे नहीं है हमारे पास अभी एज अ कंट्री कि हम फाइनर एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, जैसे जिसको बोलते हैं कि ईज ऑफ एक्सेस टू जस्टिस, या मैंने कई कंट्रीज़ में आप देखो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, पुलिस वगैरह को आप ईमेल करो तो रिप्लाई भी आएगा 15 मिनट में कि हमारी गलती हुई है।
वो जो हम चाह रहे फाइनर लाइफ एस्पेक्ट्स वो हासिल करने के लिए जितना मैन पावर, पैसा और इंफ्रास्ट्रक्चर लगेगा उतना भी इंडिया के पास अभी आया नहीं है। बोलने के लिए बोल देते हैं हम कि हम सुपर पावर बनेंगे, तो लेकिन फिर अभी time जो है। केस हुआ है यूएसए में हाँ अदानी जी के खिलाफ हेजनबर्ग का, और अभी ब्राइबरी का हाँ, सो तो केस नहीं हुआ था, एलिगेशन हुई थी। एलिगेशन हुआ है, तो अभी वो भी कुछ मतलब केस चलने वाला है ना यूएसए में? नहीं, सो उसमें एलिगेशन हुआ था कि उन थोड़े डील्स में ब्राइबरी हुई है, उसकी एलिगेशन हुई थी। उसके लिए उन्होंने कमेटी बिठाई, उन्होंने उसकी तहकीकात की, और उसका जो रिपोर्ट, प्रिलिमिनरी रिपोर्ट जो आया था, उसमें उन्होंने कहा था कि अदानी ग्रुप का कोई उसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो वो जो जिन ऑफिसर्स के अगेंस्ट हुआ था उनके अगेंस्ट दे हैव सेड कि हाँ प्राइमा फेसी लग रहा है कि कुछ तो ब्राइबरी हुई है, लेकिन वो जो परमिशन जिन कंपनीज़ के रिलेटेड है वो कंपनीज अदानी ग्रुप की नहीं है। बाकी एक दो कंपनीज़ के अगेंस्ट के मामले में उन्होंने कुछ प्राइम किया हुआ ऐसा लग रहा है, लेकिन अदानी और बाकी एक दो कंपनीज़ के भी नाम है, उनके अगेंस्ट कुछ मिला नहीं है प्रूफ, ऐसा उनके कमेटी के प्रिलिमिनरी रिपोर्ट में आया है। तो एलिगेशन हुआ था, फिर कमेटी बिठाई, कमेटी का प्रिलिमिनरी रिपोर्ट आया जिसमें जिन कंपनी को एक्सक्लूड किया उसमें अदानी भी थी। तो हेजनबर्ग रिपोर्ट से भी अदानी एक्सक्लूड हो गए हैं। तो हर जगह आते हैं और फिर एक्सक्लूड कैसे हो जाते हैं वो तो अब वो रिपोर्ट में जो कैसा है कि कई बार, जैसे मैंने शुरुआत में ही कहा था आपको, कई बार ऐसा होता है कि हम इरेगुलरिटी करते हैं, अपने ऊपर एलिगेशन लगता है इलीगैलिटी का। मैं ये नहीं कह रहा कि वो कुछ करते नहीं होंगे, लेकिन बड़ा नाम खींचने में ज़्यादा मज़ा भी आता है, इसलिए सबको खींचना भी होता है। और वो बड़ा नाम कुछ कर नहीं रहा होगा ऐसी भी कोई गारंटी नहीं ले सकते। और तो ये मैं खुद से नहीं कह पाऊँगा, क्योंकि इंडिया में तो ऐसा हमें करना ही पड़ता है, और जो मैं एक्सपीरियंस से बोल सकता हूँ कि वैसे ही होना चाहिए कि जब तक इट्स नॉट proved beyond reasonable doubt you cannot consider anyone to have committed that crime। क्योंकि हम डाउट पे किसी को अगर उठाने लग गए और जेल में डालने लग गए तो पूरी कंट्री जेल में चली जाएगी। तो जब तक वो प्रूव नहीं होती, और वो सिस्टम से ही प्रूव होगी, आप और मैं बैठ के तो प्रूव नहीं कर सकते। लेकिन क्या ऐसा भी होता है क्या कि जैसे इरेगुलरिटीज़ तो क्या है प्रूव की जा सकती है, और वो इट इज़ नॉट मतलब जो लॉ का जो ये है जो डिपार्टमेंट है उसके अंदर वो फॉल नहीं करता, प्रूफ तो एक्सटर्नल प्रूफ्स लाने पड़ते हैं हमको। लेकिन क्या ऐसे भी लूप होल्स होते हैं क्या लॉ के अंदर कि लॉ के किस स्टेजेस ऑफ पीपल भी करप्शन में इन्वॉल्व होते हैं और वहाँ से भी वो बच निकल सकते हैं? सो करप्शन के लिए भी लॉ है, करप्शन के लिए भी अरेस्ट है, करप्शन के लिए भी लेवल नहीं लगती। कोई गवर्नमेंट ऑफिसर जो ऑफिसर नहीं, चलो कोई गवर्नमेंट ऑफिसर, बड़े से बड़ा ऑफिसर भी कोई करप्शन करता है तो सेम सज़ा है। या कोई गवर्नमेंट ऑफिस में काम करने वाला प्यून हो, वो 50 रुपये का भी ब्राइब लेते हुए पकड़ा गया तो सेम ऑफेंस है। नो, माय क्वेश्चन इज़ कि जैसे इन्होंने कहा कि अदानी जी बच जाते हैं, सो क्या ये लॉ के अंदर भी कुछ ऐसे लूप होल्स हैं कि किसी को हम किस लेवल तक के लॉ पर्सन को हम लोग या तो ब्राइब दे के या तो पैसा खिला के बच सकते हैं? ऐसा लॉ में भी लूप होल्स नहीं है है क्या? ना? वो तो पहले से ही बोल रहे हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम 1 रुपये का करोगे 100 रुपये। नो नो नो, जैसे कि लॉयर्स, जजेस एंड कोर्ट के जो मेंबर्स हैं वो तो ब्राइब लेकर किसी को भी बचा सकते हैं ना। सो लॉयर्स का तो ब्राइब लेने का सवाल नहीं, हम लोग तो फी लेंगे। हाँ, फी लेंगे, या फिर गवर्नमेंट ऑफिसर्स को ब्राइब लेने का एलिगेशन हो सकता है एट बेस्ट, लेकिन जितना ये टीवी, न्यूज़पेपर और आम आदमी रास्ते पे बात करता है ये इतनी आसानी से, जुडिशियल सिस्टम में तो ऐसा होता नहीं है। मैं आपको बहुत कॉन्फिडेंटली बता सकता हूँ, मतलब जजेस इतने आसानी से ब्राइब नहीं लेते। हाँ, ये क्योंकि सिस्टम खराब किए लोगों ने जो उनके नाम पे पैसे लेते हैं। सो कई बार क्या होता है, एग्जाम्पल देता हूँ, अब मैं मेरा खुद का एग्जाम्पल देता हूँ। मेरी जितने सालों की प्रैक्टिस है, मैं जनरेशनल लॉयर हूँ, हमारे पिछले 2 जनरेशन्स लॉ में है, तो उनके सबके एक्सपीरियंस से बोलता हूँ कि जो हमने हमारा नाम क्रिएट किया होगा उसके बेसिस पे या हमारे काम के बेसिस पे किसी की बेल हमने करवा ली, तो जब हम हमारा काम कर रहे होते और जज साहब भी उनका काम कर रहे होते, बीच में कोई थर्ड पार्टी एजेंट्स आ जाते हैं
जो डरा हुआ क्लाइंट रहता है वो इधर जेल में गया होता है या जेल में जाने के डर में जी रहा होता है, उनके फैमिली मेम्बर्स को मिलेंगे, उनको बोलेंगे कि अरे मेरी बात हो चुकी है जज साहब से, इतने पैसे हमारे पास पहुंचा देना। बेल हो गई तो बोल देने का कि मैंने पैसे पहुंचा इसलिए हुई, नहीं हुई तो इधर वापस करते हैं या फिर बोलते हैं कि नहीं मैंने तो दे दिया ऊपर, आप जाके आप झगड़ा करो, आपकी अगर औकात है तो जाके जज से झगड़ा करके आओ। तो वो तो कोई करता नहीं है। तो ये जैसे मिडिल मैन बहुत सारे चोर होते हैं ना बीच के जुडिशल सिस्टम में, उन्होंने ये नाम खराब करके रखा है। इतना करप्शन जुडिशल सिस्टम में है नहीं, ऐसा नहीं है कि होता नहीं है, कई बार होता है। उसके लिए भी हर एक हाई कोर्ट का जो स्टेट हेड कर रहा है उनका खुद का स्पेशल इन्वेस्टिगेटिंग डिपार्टमेंट रहता है, जो खुद जजेस होते हैं उनका हर एक पे ध्यान रहता है। सो दे आर ऑल्सो कीपिंग देयर ओन कंट्रोल। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पुलिस का एंटी करप्शन ब्यूरो है, जुडिशरी का भी अपना मैकेनिज्म रहता है, हर एक का चेक्स एंड बैलेंसेस होता है। इवेंचुअली वो भी इंसान है, ह्यूमन बींग्स है। तो ऐसा नहीं कि कोई आज तक ब्राइब नहीं लिया रहेगा, देयर विल बी पीपल हु आर करप्ट, बट द कंसर्न्ड स्टेट्स जुडिशरी हैज़ एन आई ऑन देम, एवरीवन इज बीइंग मॉनिटर्ड। सो अभी जो हमारा पॉडकास्ट है वो छोटे बिजनेसमैन भी देख रहे होंगे, पीपल हु आर वर्किंग इन सम कंपनी जॉब कर रहे होंगे वो भी देख रहे होंगे। सो उनको क्या सेक्शंस पता होने चाहिए कि इस सेक्शन के अंदर ये जो है वो क्राइम फॉल ऑन होता है, ताकि हम स्लाइटली एजुकेट तो रहें कि मेरे अगर किसी कंपनी में किसी एम्प्लॉय ने कोई क्राइम कर देता है, भले वो कितना भी अमाउंट का हो, दैट केस करना तो नहीं करना वो अपना लुकआउट है, बट करना है तो क्या सेक्शंस है ताकि वो जानकारी हमें मिल जाए। फाइनेंशियल फ्रॉड्स की बात करें तो हमारे देश में एक तो हमारा जो क्रिमिनल लॉ है, पहले इंडियन पिनल कोड था, अभी भारतीय न्याय संहिता बन चुका है BNS, उसके नीचे भी आप चीटिंग की केस कर ही सकते हो। उसके अलावा आप किस लेवल के बिजनेसमैन हो और आपका किस लेवल का पैसा गया है, उसके हिसाब से आप प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंडर भी कंप्लेंट कर सकते हो। या फिर आप अगर जैसे स्टेट, हर एक स्टेट का अलग अलग लॉ भी है एडिशनली फाइनेंशियल ऑफेंसेस के लिए। मैं महाराष्ट्र का एग्जांपल देता हूँ। सो महाराष्ट्र में महाराष्ट्र प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ डिपॉजिटर्स एक्ट भी है, जिसमें कोई भी इंसान अगर लोगों से डिपॉजिट्स लेता है, पैसे के डिपॉजिट्स लेता है इन ल्यू ऑफ इंटरेस्ट। कई बार लोग होते हैं, बिजनेसमैन रहते हैं कि मुझे 10 लाख दे दे, मैं तुझे 1 साल में 12.5 वापस करूँगा। डेवलपर्स होते हैं, वो पैसे लेते हैं। तो महाराष्ट्र में ये बहुत बढ़ने लग गया था, चिट फंड्स बहुत बढ़ने लग गए थे, लोग जो उनमें पैसे लगाने लग गए थे, क्योंकि बैंक्स कोऑपरेटिव हो, नेशनलाइज्ड हो, प्राइवेट हो, उसमें इतने रिटर्न्स नहीं मिल रहे थे। तो ये जब बढ़ने लग गया और लोग वो पैसे लेके भागने लग गए, तो महाराष्ट्र में MPID एक्ट भी लाया गया। तो आपका किस टाइप का ऑफेंस हुआ है उसके हिसाब से आपको मल्टीपल कायदे है, जिसमें सेक्शंस है, जिसमें आप जाके कंप्लेंट कर सकते हो। ऐसा एक सेक्शन नहीं होगा कि हर कोई अगर कोई प्रॉब्लम आए तो ये सेक्शन के अंडर करो, लेकिन BNS जो भारतीय न्याय संहिता है, इसमें तो मेजॉरिटी सारे ऑफेंसेस कवर हो जाते हैं। अगर बहुत ही कुछ स्पेशलाइज्ड केस है तो यू कैन ऑल्सो यूज स्पेशलाइज्ड एक्ट्स लाइक MPID, PMLA एंड अदर इश्यूज़। जैसे बड़ा कोई चीज़ हुआ हो तो जैसे पुलिस रहती है, नॉर्मल ऑफेंसेस इन्वेस्टिगेट करने के लिए पुलिस डिपार्टमेंट रहता है। उसमें आपने सबने सुना रहेगा CBI, ED, EOW, CID वगैरह वगैरह, ऑल आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ पुलिस सिस्टम ओनली। वैसे ही अगर किसी कंपनी में फ्रॉड होता है, फाइनेंशियल फ्रॉड होता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स के नीचे, MCA के नीचे सारे कंपनीज रजिस्टर होती है, वो LLP हो, प्राइवेट लिमिटेड हो, पब्लिक लिमिटेड हो। तो MCA ने SFIO नाम का एक डिपार्टमेंट भी खोला है, सीरियस फ्रॉड्स इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिस। SFIO also has the power to investigate fraudulent activities when it comes to money in registered कंपनीज। MCA के अंडर जो जो रजिस्टर हुआ है उसमें अगर कोई फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल एक्टिविटी होती है, कंप्लेंट आती है, SFIO हैज़ द पावर टू इन्वेस्टिगेट एंड दे आर वेरी स्पेशलाइज्ड। They have been created by the MCA to understand financial frauds in companies, so they are well trained to understand the nuances कि किसने कैसे पैसे घुमा के फिरा के फ्रॉड किया है, जो शायद पुलिस को ना समझ आए। पुलिस को चोरों को कैसे पकड़ना है वो ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा, लेकिन ये टेक्निकल एस्पेक्ट्स एक्सप्लॉइट करके किसने किस कंपनी में फ्रॉड किया है, ये SFIO टीम को ज़्यादा अच्छे से समझ आता है।
तो उसके लिए अलग से टीम अभी है काफ़ी सालों से। सो अलग अलग एवेन्यूज़ अभी क्रिएट किए हैं अलग अलग टाइप के ऑफेंसेस इन्वेस्टिगेट करने के लिए। तो ये कंपनी ओनर्स को कहाँ कंप्लेन करने का है अगर कोई फ्रॉड हुआ है तो? नहीं, किस चीज़ का हुआ है वही मैं बोल रहा हूँ, किस टाइप का है। फॉर एग्जांपल डेटा का फ्रॉड हुआ है, कहीं डेटा लीक किया है वो तो या फाइनेंशियल फ्रॉड नहीं, डेटा लीक तो इज़ अ प्रॉपर लोकल पुलिस स्टेशन में जाके बीएनएस के अंडर आपको और आईटी एक्ट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के अंडर जाके आपको एफआईआर देनी है। और अगर फाइनेंशियल फ्रॉड हुआ है कि कोई गले पे बैठता है और हमेशा वो भी चोरी है ना, चोरी किया है या सिस्टमेटिक कोई फ्रॉड किया है जिसमें आपके लूपहोल्स जो है वो एक्सप्लॉइट हुए हैं, या वो पब्लिक लिमिटेड कंपनी में अगर हुआ है जहाँ पे पब्लिक पैसा है इन्वॉल्व, तो आपकी एजेंसीज चेंज होंगी। जहाँ पे पब्लिक पैसा इन्वॉल्व ही नहीं है, प्राइवेट मनी चोरी हुआ है, वो तो चोरी चोरी है ना, घर का टीवी उठा के ले गया या कंपनी के गले से पैसा उठा के ले गया, एक ही बात है। तो पुलिस स्टेशन ही जाना है इन सब चीज़ों के लिए पुलिस स्टेशन ही जाना है। आपकी कोई पब्लिक लिमिटेड कंपनी है जिसमें किसी आपके सीईओ ने एमडी ने कुछ तो फ्रॉड्स किए हैं कि अपने पत्नी के नाम पे फ्रॉडुलेंट कंपनी खड़ी की, उसमें 5-10 लाख करोड़ के इन्वॉइसेस ट्रांजैक्शंस दिखाए बाय फेक इन्वॉइसिंग। ऐसी कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज़ हुई हो जो आपके पब्लिक लिमिटेड कंपनी है इसलिए पब्लिक मनी इज़ इन्वॉल्व, तब जाके गवर्नमेंट एजेंसीज, स्पेशलाइज्ड एजेंसीज लाइक ईडी, एसएफआईओ विल कम इनटू पिक्चर। तो भोसले साहब, ये जो फिनेंशियल फ्रॉड्स है वो हर एक की ज़िंदगी में छोटा मोटा तो हुआ ही रहता है, राइट फ्रॉम डिजिटल फ्रॉड्स जो फ़ोन कॉल से आजकल होते हैं कि ओटीपी दे दो, ये शेयर कर दो, तो वो होने के बाद जनरली उस अमाउंट के लिए पुलिस को भी बताना समझ नहीं आता, वो मैसेज लेके जाते हैं, तो करना क्या चाहिए? मतलब यहाँ तक कि कभी कभार अपना एटीएम गुम हो जाता है तो उससे भी विड्रॉल हो जाता है, या शॉपिंग फ्रॉड्स हुए कि मैंने कहीं परफ्यूम ऑर्डर किया, वो पैसे गए और वो पूरा ही वो तभी ओटीपी लेते हैं और बैंक से ही पैसा निकाल ले रहे हैं। तो इस सब में क्या करना चाहिए? तो क्या करना चाहिए इससे पहले तो क्या नहीं करना चाहिए वो सबने समझ लेना चाहिए। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, फ़ोन से ट्रांजैक्शन किसी भी बैंक का नहीं होता, ये पहले समझ के लेना चाहिए। कोई भी बैंक फ़ोन करके आपको आपका सीवीवी नंबर दो, ओटीपी हमें भेजो, ये पूछने नहीं वाली है। इसलिए किसी का भी कॉल आए तो वो एक तो एंटरटेन नहीं करना चाहिए, लोगों को पहले समझ आना चाहिए, क्योंकि वो जब तक समझ नहीं आता तब तक हर एक की ज़िंदगी में फ्रॉड होता रहेगा, और कितने लोगों को पुलिस जाके पकड़ेगी और कितने लोगों को उससे पैसे वापस लेगी। सो सबसे पहले तो समझ आना चाहिए ये टेली बैंकिंग नाम की चीज़ होती नहीं है, किसी भी बैंक की नहीं होती, इसलिए लोगों ने उस पर विश्वास करना पहले तो बंद करना चाहिए। दूसरा है, लोग ये व्हाट्सएप बैंकिंग या उस व्हाट्सएप पे मैसेजेस या कुछ आते हैं उसको भी बिलीव करते हैं, या उस पर फ़ोन आते हैं तो वो उठा लेते हैं। हर एक सबसे कॉमन फ्रॉड अगर आप देखो डिजिटल फाइनेंशियल फ्रॉड, लड़की का फ़ोटो रहता है डिस्प्ले पिक्चर में व्हाट्सएप पे, और उससे कुछ तो मैसेजेस आते हैं और बोलते हैं कि मैं आपकी जान पहचान की हूँ या किसी के जान पहचान की हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम है और आप मुझे पैसे दे दो। लोग दे भी देते हैं, या कार्ड डिटेल शेयर करते हैं। फेसबुक पे भी ये होगा। सो सबसे पहली चीज़ जो नहीं करनी चाहिए, किसी भी टाइप का डिजिटल ट्रांजैक्शन बैंक से तो कभी होता नहीं है, सॉरी टेली ट्रांजैक्शन बैंक से होता नहीं, क्योंकि कोई भी बैंक आपको ओटीपी सीवीवी नहीं मांगने वाली। और कोई भी आपको मिस रिप्रेजेंट करके फेक आइडेंटिटी पे फेसबुक या व्हाट्सएप या किसी भी सोशल मीडिया पे कुछ भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करने की बात करे तो वो हर किसी हालत में अवॉइड करना चाहिए। ये दो चीज़ें अगर लोग करें तो उनको किसी के पास जाने का तो पहले सवाल ही नहीं आएगा। एक अगर फिर भी आता है तो आप उनको लोकल पुलिस स्टेशन में जाना पड़ेगा। अगर उनसे कोई चोरी हुई है, जैसे आपने बोला कि कहीं से शॉपिंग कर रहे हैं और उन्होंने डिटेल्स मांगे और हमने दे भी दिए, दे डायरेक्टली एक्सेस योर अकाउंट एंड दे विड्रॉ योर मनी। उसमें भी प्राइवेट बैंक्स आर नाउ वेरी वेरी केपेबल। उनको समझ आ जाता है कि ये फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शन है। कन्फर्मेशन के लिए वो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे कॉल करेंगे। अगर वो नहीं भी होता है तो यू विल हैव टू गो टू अ लोकल पुलिस स्टेशन टू फाइल एन एफआईआर। यू कैन ऑल्सो गो टू योर बैंक। अगर बैंक की गलती से आपके अकाउंट से अगर पैसे गए हो, नाउ आरबीआई इज मैंडेटेड दैट विद इन 3 days द बैंक हैज़ टू टेक करेक्टिव एक्शन। कि सपोज बैंक के आपके अकाउंट को हैक करके किसी ने पैसे निकाल लिए हो, तो वो बैंक की जिम्मेदारी बनती है आपको रिफ़ंड करने की। तो नियम काफ़ी अभी
अप टू डेट होते जा रहे हैं, लेकिन आपको भी समझ, आप जैसे चाहे वैसे बिहेव अगर करोगे तो सिस्टम आपको कुछ खास मदद कर नहीं पाएगी। तो ये खुद को ही ध्यान रखना है, क्योंकि ये तो बहुत बेसिक सारे आप जो दे रहे हो वो बहुत बेसिक है एग्जाम्पल। आजकल के फ्रॉड इतने कॉम्प्लेक्स हो गए हैं कि लोग उसके आगे बहुत जा रहे हैं। जैसे मैं आप एक्सपीरियंस से एग्जाम्पल देता हूँ, अभी साइबर फ्रॉड जैसे भी होने लग गए कि लोग आपका ईमेल आईडी इंटरसेप्ट करेंगे। समझ लो कि आपके नाम से ईमेल आईडी है @ आपकी कंपनी जो कुछ भी होगी उसका आपका ईमेल आईडी आप सालों से यूज़ कर रहे हो, आपका वो ईमेल आईडी इंटरसेप्ट करेंगे। उस ईमेल आईडी का एग्जैक्ट ईमेल आईडी बना के उसमें सिर्फ एक डॉट या ऐसा कुछ तो कहीं ऐड करेंगे, और वो ईमेल आईडी से जिन जिन लोगों से आप इंटरेक्ट कर रहे थे रेगुलरली, जिनसे कभी इंटरेक्ट नहीं कर रहे थे वो पहले हिस्ट्री देखेंगे कि आप धंधा किससे कर रहे हो। ये 10 लोगों से धंधा रोज का है आपका, तो वो 10 लोगों का जो ईमेल आईडी है उनसे वो आइडेंटिकल ईमेल आईडी जो बनाया उन्होंने एक डॉट ऐड करके, उस ईमेल आईडी से पहले वो आपके ही वेंडर्स को ईमेल करेंगे कि इतना इतना माल चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, या उन्होंने कुछ भेजा होगा कि हमें ये माल चाहिए, उनसे इंटरेक्ट करेंगे, कंफर्म करेंगे पूरी ऑर्डर। जब सामने वाला वापस रिप्लाई कर रहा होता है वो डॉट वाले ईमेल पे करता है, तो वो बोलता है कि ये बैंक डिटेल है, इस पे पैसे भेज दो। तो वो जो ईमेल आता है ना वो डॉट वाली ईमेल आईडी पे, उसमें वो फिर इनवॉइस फोर्ज करके उसमें खुद का बैंक डिटेल डालेंगे और आपके रेगुलर बैंक ईमेल आईडी पे ईमेल आएगा। आपको लगेगा किससे आया है, 10 साल से जिससे मैं काम कर रहा हूँ उससे आया है और मेरे ऑफिशियल ईमेल आईडी पे आया है, तो मैं पेमेंट कर देता हूँ जो बैंक अकाउंट डाला है उस पर, और लोगों के करोड़ों रुपए जाते हैं ऐसे। तो सोच समझ के धंधा करना चाहिए। कई लोगों का क्या होता है कि डिटेल्स पे ध्यान नहीं देते। आजकल डिटेल्स पे ही ध्यान दे के हम सतर्क रह सकते हैं। कहीं सिर्फ एक डॉट ऐड होता है, हाइफन ऐड होता है, अंडरस्कोर ऐड होता है, और बाकी सारा टेक्स्ट नीचे का सिग्नेचर ये वो सब सेम रहता है। आपको लगता है कि ये सच में ऑफिशियली आया है किसी से। मैं रिसेंटली मेरे घर पे ही ऐसा हुआ था इंसिडेंट कि इतने कॉमन चीज़ में उन्होंने फ्रॉड ये दूना कि पार्सल रिटर्न करने के लिए भी किसी कंपनी के वो मास्क लगा के, मतलब उसी कंपनी के नंबर से फ़ोन आ रहा था। वो कंपनी जो भी है डिलीवरी पार्टनर था उनका, उनसे फ़ोन आता है कि आपका जो पार्सल है ये हो गया है, उसकी जगह में आपको वो पैसे दे के आप ले लो, तो पैसे ट्रांसफ़र कर दो, मैं आपको भिजवा देता हूँ। करेक्ट। सो इतने कॉमन जगह पे जो डिलीवरी हमने ऑर्डर की थी उसी पे ही। करेक्ट। सो इंटरसेप्ट करने का मतलब बहुत सारे आजकल नए तरीके आ चुके हैं। नए तरीके, इसलिए सतर्क रहना ही चाहिए, क्योंकि नहीं रहेंगे तो पैसे जाता रहेगा, और कितना ही गवर्नमेंट आपको मदद करेगी और कितना ही आपको वापस पैसा ला के देगी, एंड ऑफ द डे आपको ही तकलीफ होने वाली है। तो खुद को ही सतर्क रहना इज़ अ बेटर आइडिया। तो इसका मतलब जैसे जैसे डिजिटाइजेशन होते जा रहा है तो वैसे वैसे हमें भी और सतर्क होता रहना पड़ेगा, अपग्रेड होना पड़ेगा। लेकिन हम उम्मीद ये भी करते हैं कि लॉ भी अपग्रेड हो जाए वैसे और डिजिटल हो जाए, ताकि मतलब पुलिस भी अपनी उसी हद तक नहीं रहे और वो भी अपग्रेड रहें और वो भी ऐसे फ्रॉड्स रुक सके। नहीं तो फिर ये जो आजकल के नए जनरेशन है उन्हें तो जैसे मिर्ज़ापुर वो आसान हो गया है। हाँ, नहीं, इसमें तो कोई सवाल ही नहीं है कि लॉ को अपग्रेड होना ही चाहिए। जैसे हम इतनी देर बात कर रहे हैं वो फ्रॉड्स की बात कर रहे हैं, जो क्राइम कहलाता है, जिसका प्रिलिमिनरी लॉ इंडिया में क्या था, इंडियन पिनल कोड कब बना था, 1833 में उसकी कमेटी बैठी थी, आज़ादी के पहले। 1853 में वो कमेटी का रिपोर्ट आया 20 साल के बाद, और 1853 के रिपोर्ट को 1860 में इंडियन पिनल कोड का नाम दिया गया और वो कानून बनाया गया। वो 1860 से लेके 2023 तक सेम था। इतना तो हम एफर्ट ले रहे हैं, इतना तो हमारा इवॉल्व हो रहा है क्रिमिनल सिस्टम। अब जाके हमने BNS लाया है, भारतीय न्याय संहिता, जिसमें डिफरेंस मेरे हिसाब से देवनागरी स्क्रिप्ट का है। पहले इंग्लिश नाम था, पहले देवनागरी है, लेकिन आप अगर वो, मैं तो टेक्निकल फील्ड से नहीं हूँ, सॉफ्टवेयर फील्ड के किसी भी लोगों को वो प्लेगरिज्म सॉफ्टवेयर में डालने के लिए बोलो, दोनों एक्ट IPC और BNS 90% से भी हायर हिट रेट आएगा, मैच रेट आएगा। सो इवॉल्व होने की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। सिर्फ इसलिए इवॉल्व जब तक नहीं होते तब तक सिर्फ पुलिस को ब्लेम करके फ़ायदा नहीं है, उनका भी सेम हाल है।
उन पुलिस स्टेशन का हाल हर एक को पता है, उनको पानी पीने के लिए भी पानी नहीं रहेगा ऐसी हालत रहती है उनकी। उन्हीं को वीआईपी मूवमेंट के लिए काम करना पड़ता है, उन्हीं को ट्रैफिक कंट्रोल करना पड़ता है, उन्हीं को कोर्ट में जाके हाजिरी देनी पड़ती है, उन्हीं को इन्वेस्टिगेशन करना पड़ता है, और उन्हीं को पुलिस स्टेशन में बैठ के आपसे भी अच्छे से बात करनी पड़ती है कि 5 मिनट में मेरी एफआईआर लिख के लो। पॉसिबल ही नहीं है ना। तो इवॉल्व पूरी सिस्टम होनी पड़ेगी, तब जाके रिजल्ट आएगा। आधा अधूरा कोई पेपर लेके आएंगे कि अरे ये देखो हमने पेपर पे कुछ तो चेंज करके लाया, उससे कुछ नहीं होगा। तो इसके लिए पूरा पार्लियामेंट थ्रू रिफॉर्म होना ज़रूरी है कि कोई लॉ मिनिस्टर आगे जाके ऐसा कर सकता है, डिजिटाइजेशन ऑफ लॉ, एटलीस्ट हम ईमेल करके कंप्लेन लॉन्च कर पाएँ कुछ? नहीं, वही मैं वापस बोल रहा हूँ कि सिर्फ वो एक ऑर्डिनेंस लाएंगे कि इंडिया में आज ईमेल से एफआईआर, हाँ, कौन पढ़ेगा? पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर ही चेंज करना पड़ता है। पुलिस कितने हैं? उतनी 10 पुलिस है ना, उनको आपने एक 7वां और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया, वीआईपी मूवमेंट वगैरह वगैरह वगैरह, एक ईमेल भी पढ़ो। कैसे पढ़ेगा इंसान? जब तक आप पूरी सिस्टम ही नहीं बदलते हो। पुलिस स्टेशन के नंबर बढ़ने चाहिए, पुलिस ऑफिसर्स के नंबर बढ़ने चाहिए, कोर्ट प्रीमाइसेस बढ़ने चाहिए, जजेस के नंबर बढ़ने चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना चाहिए। ये जब चेंज होगा तब जाके रिजल्ट आएगा। सिर्फ कोई पेपर ऐड करने से, बहुत लॉ है इंडिया में ऑलरेडी, और एक ऐड करके कुछ नहीं फ़ायदा होने वाला। जो है वो इम्प्लीमेंट होनी चाहिए। तो भोसले जी, आपसे बात करके तो ऐसा लग रहा है कि फिनेंशियल फ्रॉड्स का तो मतलब करना और उसकी सज़ा भी मिलना थोड़ा मुश्किल है। तो नॉर्मल आदमी को तो सतर्क ही रहना पड़ेगा, क्योंकि हाँ, फ्रॉड को के साथ लड़ना भी बहुत मुश्किल है, फिनेंशियल ये जो आपका जुडिशरी है उसके साथ। तो सतर्कता ही सबसे बेस्ट चीज़ है अकॉर्डिंग टू यू, सो दैट वी ऑल कैन बी सेफ। और थोड़ा सा रिफॉर्म भी ज़रूरी है कानून में, बहुत सारा। थैंक यू फॉर मोस्ट वेलकम। थैंक यू सो मच।